क्रेडिट पॉलिसी की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। थोड़ी देर में यानी कि करीब आधे घंटे के बाद आपको पॉलिसी का पता भी रुक जाएगा, रुख क्या आखिरकार क्या है। लेकिन ठीक उससे पहले जरा एनालिसिस करना शुरू कर लेते हैं। आपकी और मेरी जिंदगी से इस पॉलिसी का बहुत बड़ा सरोकार है। ठीक है, ब्याज दरों से होता तो और ज्यादा होता, लेकिन जी बिजनेस का पोल ये कहता है कि शायद ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। हमने जो एनालिस्ट से आज से करीब 2 दिन पहले पूछना शुरू किया, कल भी पूछा, आज सुबह भी उनसे राय ली कि आप अपने रुख में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। उनको अभी तक ये यकीन है कि शायद आरबीआई जो थोड़ी देर में अपनी पॉलिसी को रखेगा, बैठक तो खैर कल से चालू थी, तो जो पॉलिसी में रखेगा उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। 100 के 100% जो एनालिस्ट थे हमारे वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो पोल की हुई पहली बात। अब दूसरी बात आती है रुख की। रुख नरम होगा, सख्त होगा, ये भाषा क्या रखी जाएगी आरबीआई की तरफ से, ये भी इंपॉर्टेंट है। सख्ती का रुख हो सकता है, जिसको इंग्लिश में आप हॉकिश बोलते हैं, और न्यूट्रल, वैसे तो एक न्यूट्रल स्टांस जो पहले का स्टांस है उसको हम न्यूट्रल कैटेगरी में डालेंगे। नरम थोड़ा सा डॉविश हो जाएगा, तो डॉविश होने के चांसेस थोड़े कम है, यानी कि नरम होने के चांसेस थोड़े कम है। या तो सख्त होगा या तो पुराना ही स्टांस के साथ आरबीआई आगे बढ़ेगा। पुराना स्टांस क्या था? पुराना स्टांस ये था कि उनको कच्चे तेल की बढ़ने की चिंता थी। पुराना स्टांस क्या था कि ब्याज दरों के दिन खत्म हो गए हैं, कम होने के दिन खत्म हो गए हैं। पुराना स्टांस क्या था कि ग्रोथ को लेकर थोड़ा वो कह रहे हैं कि बैंकिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुराना स्टांस क्या था कि पुराने स्टांस में ये क्लीन था कि जो मुश्किलें हैं ग्लोबल फ्रंट पे वो थोड़ी हावी रह सकती हैं, उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ये पुराने स्टांस की बात है जिसको शायद वो कंटिन्यू कर जाए, जिसमें 33% हमारे एनालिस्ट एग्री हो रहे हैं। खैर, आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे, समझेंगे कि इस पॉलिसी का आपके और मेरे चीजों पे क्या असर पड़ने वाला है। ये वो 5 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिस पे आज हमको कमेंट्री सुननी है। 2 हिस्सों में आप पॉलिसी को बांट के देखिएगा। एक हिस्सा काफी हद तक क्लियर है कि दरों में कुछ नहीं होगा, दूसरा हिस्सा ये 5 चीजों पे आके रुकेगा। ट्रेड वॉर को लेकर क्या बोलते हैं, हो सकता है पत्रकार सवाल पूछे, आरबीआई खुद ना बताए इसके बारे में। महंगाई को लेकर स्टांस वो खुद से क्लियर करेंगे, बताएंगे इन्फ्लेशन के लिए कितना कंफर्ट है। ये स्काईमेट की रिपोर्ट आने के बाद ये महंगाई का रुख उनका पता लगना बहुत जरूरी है कि आरबीआई क्या सोचता है। खैर, कच्चे तेल के दाम जो एक बार $70 के आसपास पहुंच गए थे, इसमें रुख, मॉनसून को लेकर उनका व्यू पॉइंट, और बैंकों के लिए जो नियम, प्रोविजनिंग, घोटाले, इसको लेकर जो खबरें आज आरबीआई रखेगा, सबका एनालिसिस होगा। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय बग्गा हैं, साथ ही वृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अजय बग्गा हमको लगातार मार्केट्स और पॉलिसी की चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। अजय, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। वृंदा जी, आपका भी शुक्रिया, आज आपने जी बिजनेस को लिए समय निकाला। अजय, ये तो हैंस प्रूव्ड है कि शायद दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इस पॉलिसी में जो उनकी कमेंट्री आएगी उसमें आप क्या सुनना चाहेंगे? आरबीआई गवर्नर क्या बोले? आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आरबीआई गवर्नर ये बात बोल रहे होंगे या रखना चाहेंगे? वो क्या सुनना चाहते हैं आप आरबीआई गवर्नर से? 5 चीजें तो हमने भी एनालिसिस कर रखी है कि इसके बारे में जरूर बात होगी। जी डिम्पी, आपने सारा एनालिसिस तो कर ही दिया। यही चीजें रहेगी तो मार्केट क्या देखेगा कि पिछले साल की जो मार्च में एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसकी ग्रोथ जो कि जीवीए का एक आंकड़ा होता है 6 आने की उम्मीद है, वो उससे कम है, उससे ज्यादा है। क्या अनुमान है आरबीआई का इस साल जो कि अप्रैल 1 से शुरू हुआ, उसकी ग्रोथ दर को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, सीपीआई की तरफ उनका क्या फोकस है, क्या बोलेंगे, वो देखना पड़ेगा। तीसरी बात जो रहेगी कि जो आरबीआई ने कहा था एनपीएस वगैरह पे, अब बहुत ही हित में गए हैं। एक तो एएफएस और एचटीएम का जो सर्कुलर आया, जो कि 4 क्वार्टर्स में आप प्रोविजनिंग कर सकते हैं। दूसरा, जो पंजाब नेशनल बैंक को फ्रॉड का जो लॉस है उसको 4 क्वार्टर्स में उसको अलाउ किया। तीसरा, जो प्रोविजनिंग 60% थी वो 40% जो कल ही सर्कुलर आया। तो दिख रहा है कि आरबीआई काफी प्रैग्मेटिक हो रहा है अपने जो एक्शंस हैं उनके तौर पे। अब ये देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसके साथ सहमत है कि नहीं, उनका क्या रुझान रहता है। तो अगर इन चीजों पे कुछ टिप्पणी आती है डिम्पी, तो मार्केट उसके चलते ऊपर जा सकता है। अगर दिखता है कि आरबीआई कुछ प्रैग्मेटिक हो रहा है, कुछ रियायत देने को तैयार है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को।
ठीक है, एक बार सरकारी बैंकों के रुख को भी देख लेते हैं पहले कि ठीक पॉलिसी से पहले वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह तो बिल्कुल लैकलस्टर था, 1.5% तक का मूव था। थोड़ा गेन तो उन्होंने पाया है। अभी आप देखिए थोड़ी देर में पॉलिसी जब आएगी उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट 4% के गेन लेके बैठ गया। SBI भी 250 के ऊपर, आज 2.5% का गेन इसके पास है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी करीब 3% ऊपर है। तो जो एक पोल के अंदर हमने सेकंड क्वेश्चन रखा ना कि उनकी कमेंट्री कैसे आएगी, उसमें लग रहा है कि थोड़ा सख्त कमेंट्री आ सकती है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगी। वो क्या इन्फ्लेशन को लेकर सख्ती रखते हैं, क्रूड को लेकर क्या बात रखते हैं, और इस बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर कितना है, क्योंकि आखिरकार बीच में ये चीज भी साफ उभर के आ रही थी कि मंत्रालय और RBI के बीच में कम से कम प्रोविजनिंग को लेकर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को और उसकी प्रोसेस को लेकर कुछ मतभेद तो हैं। वो तो दिखे थे खैर जब वाद विवाद हुआ था। खैर मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, बृंदा जागीरदार हैं, साथ ही संजीव भसीन हैं। बृंदा जी पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। ये इस बार का जो स्टांस जो भी RBI गवर्नर अभी रखने वाले हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन पर रखें, चाहे वो बैंकों के रिफॉर्म्स को लेकर रखें, ये कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर एक सिर्फ ये सेरेमोनियल है कि हाँ ठीक है RBI की पॉलिसी है, एक 1 लाइनर 2 लाइनर चीजें हमको बोलनी है, ये तो एक लंबी अवधि का सरकार के साथ मिलकर रिफॉर्म वाला प्रोसेस है। इस बार के RBI गवर्नर जो बोलेंगे उसका खास मीनिंग नहीं बनेगा, ऐसा समझूं क्या? मैं एक निवेशक के नाते पूछना चाह रहा हूं। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू RBI गवर्नर क्या कह रहे हैं। ये एक 1 लाइनर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी रेट्स में चेंज होने की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मैं मानती हूँ, जैसे आपने कहा और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इस बार रेट्स के चेंज होने में, इस बार रेट्स चेंज नहीं करेंगे, RBI विल होल्ड ऑन टू द रेट्स। लेकिन ये क्यों करेगी? जस्ट बिकॉज RBI इज होल्डिंग ऑन टू द रेट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉलिसी ये दिखा रही है कि देखिए इन्फ्लेशन और GDP इन दोनों को अगर हम लेकर चलें तो इन्फ्लेशन का जहां तक है अभी 4.4 पे आ गया फरवरी का CPI डेटा, तो ये है RBI का 5.1 to 5.7 जो उन्होंने कहा था उससे कम है। तो यानी जो पूरा साल है RBI के जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन था उससे कम है। तो यानी इन्फ्लेशन की तरफ से RBI को थोड़ा एल्बो रूम जरूर है, लेकिन RBI खाली इस इन्फ्लेशन को नहीं देख रही है। RBI देख रही है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन का रुख क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर क्रूड ऑयल, कमोडिटीज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, MPC बढ़ गया है, तो इसका इम्पैक्ट फूड प्राइसेस पे क्या होगा, और फिर बाकी जो ये CPI में चेंजेस आए हैं लाइक हाउसिंग अलाउंस, इस सब को लेके CPI किस तरह ऊपर बढ़ता है। तो RBI विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन इन्फ्लेशन। सेकेंड थिंग ऑन GDP ग्रोथ अनुमान से थोड़ा ज्यादा आया है। Q3 का जो डेटा आया वो भी बहुत पॉजिटिव था, यानी GDP तो बढ़ रही है। GDP अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन पे प्रेशर आता है। लेकिन RBI का ये मानना है, और आई वुड अग्री वो देयर, कि अभी जो ग्रोथ है वो नेसेंट है, वो इतना अभी सस्टेन्ड नहीं है। तो RBI को थोड़ा और समय देखना होगा, और ग्रोथ के लिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स ही नहीं, बाकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिमांड इन द इकोनॉमी, पॉलिसीज इन द इकोनॉमी, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। तो इसलिए ये सब देखते हुए, और ऑफ कोर्स इन द फाइनल थर्ड पॉइंट इज दैट ग्लोबली क्या होगा, क्योंकि अभी देखिए ट्रेड वॉर के जो ठीक है, ट्रेड वॉर के जो द पॉसिबिलिटीज हैं वो थोड़े रिसीड हो गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल अनसर्टनिटी बना हुआ है। तो इसलिए इस माहौल में, इस एनवायरमेंट में RBI इज लाइकली टू स्टे ऑन होल्ड एंड रेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन स्टांस क्या रहेगा? स्टांस अभी RBI न्यूट्रल में ही रहेगा। सख्ती का स्टांस का समय नहीं है अभी तक, तो नरमी के लिए भी ऑप्शंस कम हो गए हैं, इसलिए RBI विल कंटिन्यू टू रिमेन इन न्यूट्रल स्टांस। ठीक है, खैर आपने अच्छी तरह से समझा दिया कि इस इंपॉर्टेंस की पॉलिसी कहाँ पे है और कैसे आपको इसको कैलकुलेट भी करना है। अच्छा, मेरे साथ संजीव भसीन भी जुड़े हैं। संजीव पहले तो शुक्रिया। ये बाजार पे इसका कितना असर होगा इस पॉलिसी के फैसले का, जो भी आता है? खैर ब्याज दरें तो कुछ नहीं आ रही है, ना बढ़ रही है, ना कम हो रही हैं, लेकिन जो भी कमेंट्री आएगी, कुछ मान लीजिए सख्त आई या कुछ नरम भी आई, तो कितना फर्क पड़ेगा इस पॉलिसी का मार्केट पे संजीव? तो डिम्पी, पहली बात तो ये है, कंसेंसस सब जगह है भी अ न्यूट्रल पॉलिसी। अब 2-3 चीजें यहाँ ध्यान करनी है। एक, गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग इस साल के लिए दिया है 23% लेस है देन लास्ट ईयर, इसलिए आपने देखा है बॉन्ड यील्ड्स हैव फ्लैटेंड और काफी नीचे आ चुके हैं। और साथ में उन्होंने बता दिया कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट और कैसे वो फिल करेंगे उस गैप को, RBI की उस पर कमेंट्री आएगी। दूसरा,
वी वांट आरबीआई टू आल्सो बी ऑन द सेम पेज एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि आपने देखा है आपस में ही ब्लेम गेम चल रही थी व्हेन द पीएनबी फियास्को वाज देयर। और नाउ वी वांट के फर्दर उनका कोई गाइडलाइन आए हाउ दे आर गोइंग टू टैकल दिस, और आगे के लिए ऐसी चीज ना हो। और तीसरा, ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री बताएं, क्योंकि आपने जैसे बाकियों ने कहा ऑयल इज ऑन अ हाई ग्लोबली, द टैरिफ वॉर्स आर देयर। इनफैक्ट दे शुड बी पॉइंटिंग आउट दैट इंडिया कैन बी अ ह्यूज बेनिफिशियरी अगर ये टैरिफ वॉर्स में ज्यादा थोड़ा सा और दबाव पड़ा। सो हाउ वी कैन हैंडल दैट, हाउ वेल वी आर पोजिशन, हाउ वी आर, जो उनको ग्रोथ दिखता है और आगे के लिए उनका एनपीए पे थोड़ा सा और दे शुड बी मोर सॉफ्टनेस देयर, पर्टिकुलरली फॉर सम ऑफ द पावर एसेट्स, जहां एक दिन और 90 डेज को शायद 180 डेज तक कर सकते हैं। ठीक है अजय, लेकिन अगर मारवे गवर्नर जो बोल रहे होंगे, या फिर हम हो सकता है पत्रकार पूछें, वो खुद से अपने आप से नहीं बताएं इस फ्रॉड को लेकर, या जो पीएनबी और जो आईसीएससी को लेकर भी चल रहा है, ये गवर्नेंस के इशू पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या बोलेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये इवेंट वाली जो चीजें ना इवेंट के साथ क्लोज नहीं होती हैं। अब आप देखिए आरबीआई की पॉलिसी 4 और 5 यानी कि 2 दिन चलनी थी, उससे मात्र 24 घंटे पहले इन्होंने बॉन्ड यील्ड को लेकर, यानी कि बॉन्ड को मैनेज करने के लिए कि उनकी यील्ड्स ठीक रहे, जो प्रोविजनिंग है उसके नियम बदले कि आप 4 क्वार्टर में जाके अपने एनपीएस को आप सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ये इवेंट के अंदर हो सकता है ना हो? जी वही डिम्पी, देखें तो इवेंट से पहले ये 3 प्रैग्मेटिक कदम उठा लिए गए हैं। एक जो एचटीएम का था, एक प्रोविजनिंग का, और एक ये फ्रॉड में पीएनबी को जो अलाउ किया है, क्योंकि 7-8 हजार करोड़ या 11,000 करोड़ का उनको अगर लॉस क्रिस्टलाइज करना पड़ता मार्च 31 तक, तो नेटवर्थ बहुत इरोड हो जाता, कैपिटल एडिक्वेसी का इशू आ जाता था। तो अब 4 क्वार्टर्स में इनको अलाउ किया है। तो जैसे भसीन साहब भी कह रहे थे, उम्मीद यही है कि थोड़ा सॉफ्टर रहेगा अब स्टैंड्स एनपीएस के चलते, और थोड़ा टाइम दिया जाएगा बैंक्स को ये रिकवर करने में। अब गवर्नेंस के चलते कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सेप्ट जो आरबीआई गवर्नर की जो पिछली स्पीच थी, जहां उन्होंने कहा कि ओनरशिप पे नहीं डिपेंड करना चाहिए आरबीआई का ट्रीटमेंट, और आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी मैनेजमेंट्स का फेरबदल कर सके। तो उसमें काफी गवर्नमेंट का भी पुशबैक आया था, तो उस पर अगर कुछ वो बोलना चाहेंगे। बट हमने यही देखा है कि ये जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्योंकि वो एमपीसी के ड्रिवन है, उनके तहत है, तो वो ज्यादातर इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं, फोरकास्ट पे फोकस करते हैं। आरबीआई का जो पॉलिसी मेकिंग है वो थोड़ा सेपरेट हो रहा है क्रेडिट पॉलिसी से, और तभी आप देखिए 3 बहुत बड़े कदम उठाए गए आउट ऑफ द पॉलिसी। और ये जो क्रिस्टलाइज करना स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये भी फरवरी में आया था, पॉलिसी में नहीं आया, पॉलिसी के साइड में आया था। तो लग रहा है कि जो डीबीओडी का फंक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड सुपरविजन, उसका फंक्शन वो अलग कर रहे हैं, और ये जो क्रेडिट पॉलिसी है इसमें ज्यादातर इकोनॉमिक्स, रेट सेटिंग और इन्फ्लेशन आउटलुक, क्योंकि इनका जो गोल है वो इन्फ्लेशन है। तो एमपीसी का गोल केवल मात्र इन्फ्लेशन है, आरबीआई का गोल है सिस्टमिक स्टेबिलिटी, गवर्नेंस, रेगुलेशन, डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन, वो सब कुछ आरबीआई का गोल है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। ये कहते हुए एक और आंकड़ा जो देखेंगे डिम्पी के एफपीआई का जो निवेश का लिमिट है, बढ़ाते हैं कि नहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बैंक्स नहीं उठा रहे, तो काफी हम देख रहे हैं कि डिमांड कम आ रही है। उसके चलते सरकार को जितना पैसा उठाना है उसमें मुश्किल होगी, अनलेस के एफपीआईज को भी उनका लिमिट बढ़ाया जाए। अभी कोई लिमिट बचा नहीं, जितना लिमिट है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है भारत के बॉन्ड्स, इतना हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है विश्व भर में, और इतनी स्टेबल इकोनॉमी में जो कि डोमेस्टिक फोकस्ड है। बहुत मुश्किल है इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो बट कंजर्वेटिवली हमने उसको लो रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या सरकारी बैंकों में एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है अगर गवर्नेंस के मामले में वो कुछ बोलते हैं जो आरबीआई के हक की बात है, सिर्फ आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, सरकार की बात अलग है?
हाँ, तो डिम्पी वो आपको दिख रहा है, दो बैंक्स में ऑलरेडी एक बाहर से आपने एक सीईओ चूज कर रखा है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक। एक्स सिटी बैंकर्स हैं जो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी 2 साल से फेरबदल किया है, दे मैनेज द बुक्स वेरी वेल, दे गॉट द एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और अगर उस पर कुछ भी लाइट आती है, इट विल बी अ वेरी बिग पॉजिटिव, बिकॉज आपको क्या फ़र्क पड़ता है, यही कि आप अच्छे लीडर्स लीजिए जो गाइड कर सकें, और इनकी कॉम्पनसेशन इन्हांसमेंट इज इन लाइन विद द प्राइवेट प्लेयर्स। उस कारण से आपको डबल बेनिफिट होएगा एंड पीएसयू बैंक्स कैन बी अप एंड रोरिंग। साथ में पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा सेलिंग हो चुकी थी, वी थिंक दैट बॉन्ड यील्ड सॉफ्टनिंग और आगे क्रेडिट का एक्सपेंशन और एनपीए पे जो उन्होंने डील दिया है, दे ऑल मेक फॉर सम मोर गुड अपसाइड। तो यहाँ पे आप सिलेक्टिव रहिए, लेकिन हमें लगता है पीएसयू बैंक्स ऑन डिक्लाइन, पर्टिकुलरली द लाइक्स ऑफ स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये 3-4 शेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी मिहिर भट्ट भी जुड़ चुके हैं, साथ ही चीफ इकोनॉमिस्ट आईडीएफसी बैंक के इंद्रनील पान भी मेरे साथ जुड़े हैं। इंद्रनील, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, क्योंकि हमको पोल से समझ में तो आ रहा है कि दरों में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो कमेंट्री आएगी उसमें आप क्या सुनना चाहेंगे आरबीआई गवर्नर से? वो सुनना जो कुछ चेंज लेके भी आए। एकेडमिक वाला सुनना तो हो सकता है स्पीच बड़ी भी हो जाए, लेकिन जो चेंज वाला सुनना होगा वो क्या होगा? Compared to the previous policy, in this policy I don't think the RBI has adequate information on all the uncertainties that it had highlighted on the inflation. Therefore, while you rightly said that our expectation also remains that RBI will stay with a 6% repo rate, I do not think the neutral stance of the policy will be changed. So from that perspective, we continue to believe that RBI would remain or the overall spin from the RBI would continue to be on the uncertainty on inflation, no doubt, which basically means that they would likely to be staying on a long pause for the rest of the year. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है मीर, लेकिन आज जितना भी इफेक्ट हम मार्केट पे देख पा रहे हैं पॉलिसी से बिफोर, वो कुछ ज़्यादा डराने वाला तो कम से कम नहीं लग रहा है। लग रहा है कि शायद जो स्टांस होगा वो इतना भी हॉकिश नहीं होगा कि बाजार में गिरावट आए, क्योंकि दो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव बैंकिंग एंड ऑटो, इन दोनों के शेयर्स ने टूटे नहीं, बकायदा डे हाई पे खड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि कोई डिसरप्शन की उम्मीद नहीं है इस बार की जो पॉलिसी है इसमें। और देखिए वैसे भी एटलीस्ट उर्जित पटेल जी के साथ अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दैट नॉर्मली ही स्टेज ऑन कोर्स। बहुत ज्यादा डिसरप्टिव रिमार्क्स या फिर डिसरप्टिव सरप्राइज वैसा कम ही देखने मिलता है उनकी पॉलिसी में। और दूसरा, जैसे इंद्रनील जी ने कहा कि शायद एडिक्वेट डेटा पॉइंट्स फिलहाल है नहीं आरबीआई के पास कि जिसके आधार पर वो चेंज करे। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्रूड वो जिस तरह से मूव कर रहा है और उसके चलते भारत में ऑब्वियसली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस, फिर पिछली पॉलिसी में आपको याद होगा जो एमएसपी को लेकर उनकी टिप्पणी थी कि इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो उस पर क्या कुछ और डिटेलिंग उन्होंने की है। ये ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर जो हो सकता है कि जो पॉलिसी का स्टांस है वो न्यूट्रल रहे, लेकिन महंगाई को लेकर उनका जो स्टांस है या फिर महंगाई को लेकर एक जो उनका आउटलुक है उसमें हमें थोड़ा हॉकिश टोन देखने को मिले। अगर ये होता है ना तो दिस इज समथिंग दैट मार्केट विल वॉच क्लोजली। लेकिन जो सबसे बड़ा आई थिंक ओवरशैडो रहेगा पॉलिसी पर वो रहेगा कि बैंक्स के ऊपर उनके कामकाज को लेकर, सरकारी बैंक्स के कामकाज को लेकर क्या कहना है आरबीआई का। अच्छा, एक और चीज़ है अजय जो हम आपसे समझना चाह रहे थे, इस पॉलिसी के बाद अगर आप कुछ एक जिसे कहते हैं पैटर्न डेवलप होना या लैंग्वेज के बाद अगर आप मार्केट में कुछ समझें तो कहाँ पे बड़े बदलाव की उम्मीद करें? गवर्नेंस के मामले पे नो डाउट बोलेंगे, ट्रेड वॉर के मामले पर बोलेंगे, लेकिन आरबीआई का बोलना या आरबीआई के स्टांस से बाजार को काफी कुछ हिंट लग जाएगा कि कितना बड़ा मैटर है और कितनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। जैसे बैंकिंग के गवर्नेंस पे बात रखेंगे जो वो ट्रेड वॉर पे बात रखेंगे। हाँ, देखिए जो रघुराम राजन थे और इन गवर्नर में जो फर्क है कि रघुराम राजन प्रोफेसर थे और एक शोमैन थे, वो ज़्यादा टिप्पणी करते थे ग्लोबल इश्यूज पे सुपरस्टार की तरह,
ये गवर्नर जो हैं ये काम करते हैं, चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सीमित खुद आंसर देते हैं। ज्यादातर डिप्टी गवर्नर्स हैं उनको आगे करते हैं। तो ज्यादा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई पॉलिसी की उम्मीद नहीं है डिम्पी। नहीं तो ये जो सर्कुलर इन्होंने छोड़े हैं पिछले 2 हफ्ते में वो होल्ड कर सकते थे आज के लिए। ये दर्शा रहा है कि ये सेपरेट करना चाह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो कि सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, बाकी जो काम है आरबीआई का चल रहा है वो हम करते रहेंगे। तो मेरी उम्मीद यही है कि ज्यादा नहीं कुछ फेरबदल होगा और मार्केट स्टेबल ही देखेगा। ऑलरेडी जो डिस्काउंटेड है मार्केट में, अगर आप यील्ड कर्व भी देखें कि यहाँ से हॉकिश नहीं रहेंगे, न्यूट्रल स्टैंस रखेंगे अपना और यही कहेंगे कि हम देखते हैं मॉनसून किस तरह से आता है और फिर हम आगे देखेंगे, डेटा ड्रिवन रहेंगे। इन्फ्लेशन पिछले 2 महीने में कम रही है बट हमें लगता है कि बढ़ेगी थोड़ी बहुत। एमएसपी और 7th पे कमीशन के इम्पैक्ट से स्टेट में 7th पे कमीशन लागू होने के कारण थोड़ा सीपीआई पे हमें देखना पड़ेगा। ऑयल की कीमत से हम चिंतित हैं, ट्रेड वॉर से चिंतित हैं और भारतीय फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ रहा है उससे चिंतित हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट लड़खड़ाया है, उसकी जरूर एक आवाज निकलेगी। ये सब आपने शुरुआत में प्रोग्राम के बताई थी बातें, तो ये सब होगा। अब इसमें कुछ अगर आता है लैंग्वेज का फेरबदल तब मार्केट रिएक्ट कर सकता है, अदरवाइज ये पचा जाएंगे और अब आगे जाके अर्निंग्स देखनी पड़ेंगे और ग्लोबल क्यूज क्या हैं। ये 2 चीजें अब महत्व रखेंगी मार्केट के लिए। आज की पॉलिसी अनलेस कुछ सरप्राइज आए, ज्यादा मार्केट अब इम्पैक्ट नहीं है। जी चलिए, खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर एक पॉलिसी उस तरह की आती है विच स्टेज ऑन कोर्स, तो फिर मार्केट के लिए भी, इनफैक्ट जो सुबह हम बात कर रहे थे कि 10,300 के आसपास का जो लेवल है उस पर नजर रखी जा सकती है। संजीव, ऐसा लग रहा है कि बुल्स की इच्छा तो है बड़ी डेस्परेट कि किसी तरह ये जो 10,300 वाला लेवल है उसे एक बार टच किया जाए या फिर उसके ऊपर निकला जाए, एंड देन वन कैन टेक अ व्यू। हाँ बिल्कुल महिर, यू सीन अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी। आप एक पिंग पोंग बॉल की तरह ऊपर नीचे कर रहे हो। कल आप 150 डाउन से, आज आप 150 अप हो। तो ये जो वॉलिटिलिटी है ये किसी को पैसा नहीं बनाने देती शॉर्ट टर्म में। और लॉन्गर टर्म में जैसे आपको कहा, जब आप 10,000 के करीब जाते हो तो दैट्स द टाइम यू शुड बी ग्रीडी एंड लुकिंग टू बाय, क्योंकि फियर ओवरऑल गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। आपको पता ही है इंडिया के मैक्रोज आर स्लोली बट श्योरली इंप्रूविंग। क्रूड कैन बी अ स्लाइट बिट ऑफ एन ओवरहैंग, बट आई थिंक जिस तरह से हमारी मानसून की फोरकास्ट आई है, जिस तरह से अब काफ़ी हमने अर्निंग्स में हमारे को एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट ग्रोथ की, वो सब लेके इंडिया बिकम्स अ रीजनेबल मार्केट। ये 3 महीने की जो करेक्शन थी वो एक बहुत मच वांटेड थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रॉथ। सो आई वुड अगेन रीइटरेट, एनीथिंग बिलो 10,000 इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये कंसोलिडेशन खत्म होगी तो वी विल डेफिनेटली ट्रेड अपवर्ड्स। इन द मीडियम टर्म लाइक यू सेड 10,300 350 का एक हर्डल है और उसके ऊपर मार्केट जरूर जाने की इच्छा करेगी। कल जैसे डाउ में रिवर्सल देखा है, हो सकता है आज ये 1 घंटे के लिए आपको शायद नो मूवमेंट आए, लेकिन उसके बाद एट द एंड यू माइट जस्ट स्पर्ट अबव 10,300। इम्पॉर्टेंट है। खैर इस बीच इन्फ्लेशन को लेकर बृंदा जी, इस बार आरबीआई गवर्नर क्या बात रख सकते हैं? इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट है, मॉनसून की जो रिपोर्ट है स्काईमेट ने दी है, अभी आईएमडी की आई नहीं है, लेकिन इसी का अगर हम बेस मान लें तो खास इन्फ्लेशन से डर तो नहीं लगना चाहिए। अगर उनका स्टांस ये है कि इन्फ्लेशन उनको मैनेज करना है, उनको मैंडेट इन्फ्लेशन को मैनेज करने का भी मिला हुआ है, तो ये तो बहुत ईजी लग रहा है उनके लिए। कोई जरा बड़ा चैलेंज तो है नहीं। एक क्वेश्चन मिलता है कि वो ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दरों में तो नहीं, लेकिन हाँ स्टांस को थोड़ा सा बीरिश रखें, डॉविश रखें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आपने ठीक कहा कि जो इन्फ्लेशन डेटा है उसको लेकर तो आरबीआई के पास जरूर एल्बो रूम है, लेकिन सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं देखना है, उनको आगे का देखना भी है कि व्हाट इज द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो आने वाले समय में, हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है कि मॉनसून फोरकास्ट इज नॉर्मल, लेकिन एमपीसी के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा?
ट्रेड वॉर हो और ग्लोबल ग्रोथ कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा। इसलिए इन सब बातों को देखकर आरबीआई विल रिमेन कॉशियस। तो आरबीआई विल नॉट गो हॉकिश, सर्टेनली इस बार हॉकिश स्टैंड्स के चांसेस तो कम है और नरमी के भी चांसेस कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई की चिंता तो जरूर बनी रहेगी। तो ये जो डेटा पॉइंट है ये इस कंफर्ट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे साल में ही अभी रिवर्स हो गया है ट्रेंड। तो आरबीआई गवर्नर जो है वो जरूर इन्फ्लेशन को लेकर कहेंगे कि वी आर कंफर्टेबल नाउ बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ द सिचुएशन डेवलप्स। और दूसरी बात, आरबीआई का जो पॉलिसी है ये दो पार्ट्स में है, एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी पे ज्यादा एक्शन तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो जहां तक रेगुलेशन की बात है वहां पर मुझे लगता है कि आरबीआई काफी कुछ कमेंट कहेगा, क्योंकि रेगुलेशन काफी को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है आजकल पूरे सिस्टम में। तो आरबीआई का फोकस ये रहेगा कि हम बैंक्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आरबीआई जो भी उनके पावर्स में है वो क्या कर सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है इस बार ज्यादा जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा टू सी व्हाट द गवर्नर हैज टू से। बिल्कुल, खैर चलिए इंतजार रहेगा। अब तो बस बेरली 3 मिनट बचे हैं उनके पॉलिसी स्टेटमेंट में, लेकिन उससे पहले स्क्रीन देखकर अच्छा लग रहा है। निफ्टी 10,300 पर नॉक करते हुए और सेंसेक्स 33,500 को फिर से एक बार वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए। निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छा रुझान, करीब 376 पॉइंट्स का। संजीव, हो सकता है कि इस बार भी ये जो पॉलिसी है और उसका जो आउटकम है, बिकॉज पिछले कई पॉलिसी से हमने ये देखा है कि अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियल नीजर्क रिएक्शन, मार्केट हैज एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग इट इन इट्स स्ट्राइड। और ऐसा ही कुछ हमने ट्रेड वॉर को लेकर भी देखा। कल यूएस मार्केट ने भी जिस तरह से बिहेव किया वो सप्रेस कर नहीं रख सकता है ग्लोबली। हाँ बिल्कुल, कल आपने देखा था कि 150 पॉइंट की फॉल आई इन नो टाइम, जस्ट बिकॉज पीपल वर विजुअलाइजिंग डाउ फ्यूचर्स एंड सो ऑन। और वो कितना एक रूड शेकअप रहा फॉर द बेयर। सुबह से आप कवरिंग देख रहे हैं और 10 पॉइंट की फॉल नहीं आ रही, विच इज टेलिंग यू दैट पीपल हैव गॉट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। और हमें लगता है ये जितना अटकली रहेगी, इट्स गोइंग टू बी मोर, इसको कहते हैं द बाक इज वर्स देन द बाइट। ये सब इट जस्ट गोइंग टू बी रेटरिक एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी फॉल टू बाय स्टॉक्स, बिकॉज हमें लगता है वी आर श्योरली इन अ बॉटमिंग आउट प्रोसेस एंड द प्राइस वाइज करेक्शन में बी ओवर। और हमें लगता है अप्रैल इज द मंथ ऑफ टाइम वाइज करेक्शन। May onwards we should be up and running and we should see much better times for the stocks. ठीक है, अब सिर्फ 1 मिनट का समय है इस पॉलिसी को आने का। ठीक, उससे पहले थोड़ा सम अप कर लेते हैं। एक बार वापस आपको पोल दिखा देते हैं। वो 5 बड़ी बातें जिस पे आज आरबीआई गवर्नर बात रखने वाले हैं वो आपके सामने दिखाते हैं। पोल ये कहता है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि इस बार का स्टांस क्या रहने वाला है, ये सख्त होगा, ये नरम होगा या न्यूट्रल होगा। चांसेस न्यूट्रल या थोड़ा सख्त होने के ज्यादा है। वो उसके कुछ बड़े कारण भी हैं, ट्रेड वॉर जैसी टेंशन उनके पास भी है जिसको लेकर पर्याप्त डाटा उनके पास भी नहीं होगा। अब बैंकों के जो रिफॉर्म प्रोसेस चल ही रहा था उसमें घोटाले वाली खबर और आ गई है, तो ये शायद स्टांस को सख्त या न्यूट्रल वाली कैटेगरी में ही डालेगा, जो कि बाजार के हक में तो नहीं आता। हाँ, काफी हद तक डिस्काउंटेड है, लेकिन ये देखना होगा कितना ज्यादा टफ होगा। ये वो 5 चीजें हैं जिसके बेसिस पर आज हम थोड़ा चीजों को समझना चाहेंगे जब इस पॉलिसी को लेकर बात होगी। बाजार इस बीच बिल्कुल ठीक खड़ा है, बाजार ने कोई घबराहट नहीं दिखाई है। मार्केट ने आज सुबह से जो ग्लोबल फैक्टर्स थे उसी के बेसिस पर अपने आप को होल्ड किया। आज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, क्योंकि दरों में कुछ नहीं आना, इसलिए शायद उनमें आज जरा हलचल भी नहीं है। आप ऑटो, बैंकिंग, रियल एस्टेट, तीनों के तीनों सेगमेंट जस के तस खड़े हुए हैं। विक्स हमने चेक किया कि वॉलेटिलिटी कितनी पड़ेगी, तो विक्स भी कम है। अब इंडिया विक्स जो कल 16 पे चल रहा था, आज वो घटा है बकायदा 8% नीचे, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी घट गया। फ्यूचर का डाटा चेक किया तो वहां पर भी ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। मार्केट की ब्रेड ठीक है। 48 शेयर इस समय निफ्टी के ऐसे हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं 150 पॉइंट के गेन के साथ। टिपिकल थोड़ा कम होता है, तो इसलिए अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। शायद अगर डैमेज हुआ भी ज्यादा सख्त स्थान से कुछ ज्यादा नहीं होगा। मेरा काउंटडाउन तो ऑलमोस्ट पूरा होने को है, शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। भी पूरा होने को है और आरबीआई की तरफ से आ भी गए हैं बयान। एक बार देख लेते हैं जो बयान आए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है आरबीआई की तरफ से। अभी जो पहला स्टेटमेंट आया है वो एक बार देख लेते हैं। देयर इज नो चेंज, अनचेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर कोई भी बदलाव आरबीआई ने नहीं किया है। 6% पर रिटेन किया गया है।
और कोई भी बदलाव आरबीआई की तरफ से नहीं किया गया है। इनफैक्ट 6 में से 5 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बदलाव नहीं करने के लिए वोट डाला था, और माइकल पात्रा एकमात्र थे जिन्होंने 25 बेसिस पॉइंट के इजाफे की बात कही थी। साथ ही बड़ी रिलीफ मार्केट के लिए ये भी है कि आरबीआई ने जो अपना न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस है उसे रिटेन किया है, तो यहाँ पर भी इसे हॉकिश नहीं रखा गया है। एक बार आपको दर बता देते हैं। जो रेपो रेट है वो 6% पर, एंड इफेक्टिवली जो रिवर्स रेपो है वो 5.75 पर बरकरार रखा है। कोई बदलाव नहीं किया है आरबीआई ने, लेकिन जो पॉलिसी स्टांस है उसे भी न्यूट्रल रखा गया है। 6 में से 5 पॉलिसी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बदलाव के पक्ष में वोट नहीं डाला, बस एक मेंबर थे जिन्होंने बदलाव की बात कही। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शन 7.4% पर रखा गया है 2018-19 के लिए, और 7.3 से 7.4% पर रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर के पहली छमाही के लिए, और 7.3 से 7.6 रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही के लिए। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है उसे 4.7 से 5.1% के बीच रखा गया है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, और साथ ही जो सेकेंड हाफ है इसके लिए 4.4% रखा गया है। इसमें आरबीआई ने यह कहा है कि जो एचआरए का इम्पैक्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जो स्टाफ सर्वे था आरबीआई का, उन्होंने रियल जो जीडीपी ग्रोथ है उसे 7.3 पर प्रोजेक्ट किया है पहली तिमाही के लिए। 2018-19 की पहली तिमाही के लिए 7.3 पर प्रोजेक्ट किया है, लेकिन जो बाकी का दायरा है या फिर बाकी की रेंज है Q2 से लेकर Q4 तक, उसके लिए इसे 7.2 पर रखा गया है। और जो आरबीआई स्टाफ सर्वे था उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को थोड़ा फर्म अप होते हुए देखा गया है, तो ये 5.1% तक जा सकता है पहली तिमाही में 2018-19 की, लेकिन चौथी तिमाही, इस फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही आते आते ये मॉडरेट होकर 4.3% तक आने का अनुमान आरबीआई के स्टाफ सर्वे में रखा गया है। और साथ ही ओवरऑल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ है इसे 7.4% 2018-19 के लिए कहा गया है, जबकि ये 17-18 के लिए 6.6%। ये 3 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही इस पॉलिसी के साथ। पहले तो मॉनसून को लेकर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ना कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मॉनसून एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल इन 2018, ये तो नॉर्मल रहेगा। तो एक और वोट गिर गया नॉर्मल वाला। क्रूड को लेकर हमको था कि कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि FY19 जो अभी शुरू हुआ है 4-5 दिन पहले, ये $68 पर बैरल पे रहेगा ऑन एवरेज। $68, 70 के ऊपर इन्होंने कोई स्टांस नहीं दिया। ये दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि बाजार के हक में आ गई है। तीसरी एक खबर जो है, उन्होंने ये कहा है कि FY19 फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का वो 3.3% पर ही रहेगा। डॉलर रुपी पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो करंट लेवल चल रहे हैं डॉलर रुपी पे वो यही ही चलेंगे, इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो करेंसी पे, मॉनसून पे, साथ ही फिस्कल डेफिसिट पे, और मिहिर आपको बता भी रहे थे कि जो इन्फ्लेशन पे उनका स्टांस है ये बाजार के हक में दिख रहा है। मिहिर अभी तक ये बाजार के हक में दिख रहा है। साथ ही जो महंगाई पर उन्होंने कुछ और चीजें कही हैं वो भी आपको एक बार बता दे। तो उन्होंने ये कहा है कि अपसाइड रिस्क है इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन फेसेस वेरियस अपसाइड रिस्क। एक तो उसमें ऑयल प्राइसेस या फिर क्रूड प्राइसेस, ये एक बहुत बड़ा अपसाइड रिस्क है। दूसरा फिस्कल स्लिपेज है। तीसरा जो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा एचआरए में बढ़ोतरी की गई है उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि देखने को मिले इस साल महंगाई पर। और साथ ही जो मॉनसून रिलेटेड अनसर्टनिटी होती है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रेड वॉर पर इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेड वॉर के कंसर्न्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क है बेसलाइन इन्फ्लेशन पर भी और ग्रोथ के प्रोजेक्शन पर भी। इसे एक सिग्निफिकेंट रिस्क माना गया है कि ये जो ट्रेड वॉर ग्लोबली इस समय चल रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जो रेंज इन्होंने कही है 2019-20 के लिए, अज्यूमिंग नॉर्मल मॉनसून एंड नो मेजर पॉलिसी शॉक्स, महंगाई की दर का जो प्रोजेक्शन दिया है 2019-20 के लिए वो 4.5 से 4.6 के बीच का दिया गया है। यानी कोई स्पाइक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी एक्सपेक्टेड 5% से नीचे नहीं है। 5% से नीचे इन्फ्लेशन का आंकड़े की बात यहां पे कही गई है। इसके अलावा उन्होंने ना लोन और कंजम्पशन पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि ये पिकअप होगा।
ये लोन डिमांड पिकअप होगी और कंजम्पशन में भी थोड़ी पिकअप होगी अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाए। ये इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा उनके हिस्से में नहीं आता, सरकार को करना है। अगर उनका इन्वेस्टमेंट कंडीशन अप्लाइड, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आप देखेंगे एक बार कंजम्पशन और लोन डिमांड के अंदर भी एकदम से असर आपको जरूर आता है। एक बड़ी चीज इन्होंने कही है, इन्होंने ये कहा है कि जो लार्ज बोरोअर्स हैं या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो कि बड़ा कर्ज लेते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए या फिर कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए, उसके लिए आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि एक मैंडेटरी लोन कंपोनेंट, जो भी फंड वो रेज करना चाहते हैं उसमें एक मैंडेटरी लोन कंपोनेंट रखा जाएगा। ये प्रस्ताव उनकी तरफ से आया है। तो ये एक बड़ी चीज है कि जो बड़े बोरोअर्स हैं या फिर जो बड़ा कर्ज लेने वाले हैं कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट्स, उनके लिए जो भी वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनकी होगी उसमें एक मैंडेटरी लोन कंपोनेंट आरबीआई की तरफ से आ सकता है। ठीक है, तो अजय आपने ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट्स आरबीआई गवर्नर ने अभी तक, तो उनकी पीसी भी शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो जितने पॉइंट्स अब तक आए हैं उस पॉलिसी को आप कैसे रेट कर रहे हैं? ये अच्छी पॉलिसी है, जो माहौल है उसके चलते पॉलिसी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई सरप्राइज नहीं है मार्केट के लिए। तो प्रैग्मेटिक आरबीआई के जो नॉन पॉलिसी मूव्स जो हैं वो बहुत प्रैग्मेटिक हो रहे हैं, थोड़ा सॉफ्टर रवैया हो रहा है, न्यूट्रल रहे हैं। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर 2 साल का जो नज़रिया दिया है 5% से नीचे बोल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो हैं। इसके चलते ये कह सकते हैं कि इस साल में फिर रेट हाइक की गुंजाइश कम हो जाती है, थोड़ा इससे मार्केट को ज़रूर रिलीफ आएगा। ठीक है इंद्रनील, आप इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जब वो इन्फ्लेशन पे बात बोल रहे थे कि 5% से नीचे रहेगी, उन्होंने मॉनसून पे भी कमेंट किया, ट्रेड वॉर को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। इन सबको कैलकुलेट करते हुए इस पॉलिसी को आप कितने मार्क्स देंगे या कितने स्टार देंगे? I am not going to provide a star or anything, simply because it is more in lines with expectation. The only limited point is that the inflation was definitely undershooting what the February policy had indicated in terms of the inflation trajectory. So from that perspective, they had to reduce the inflation trajectory, which they have done. But the more important part to note is that they have still not changed any of the uncertainty that they were looking at from the inflation perspective. So as a central bank, when you are looking at some uncertainties regarding the panning out of your data, you obviously do not have much scope for reacting on either side, and that is what the RBI very fairly has done. For example, even in the second half, they are not expecting inflation to come down below 4.4%. And with all the upside risks, it therefore seems to be that they are much prepared for an extended pause in terms of the monetary policy cycle at this point in time. So they are neither looking at hiking the policy at this point or looking at any sort of reduction in the policy rate, which should be fairly good for the Indian economy. In the sense that on the other side, the liquidity also have tended to tighten up. To a certain extent, the capital flows from the external world has remained a bit of a problem, and stability in terms of the policy stance is, I think, best suited for the Indian economy at this point in time. चलिए, इस बीच ये पॉलिसी के इमीडिएटली बाद एंड बिकॉज इट्स ऑन कोर्स, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इन गवर्नर के साथ ये है उर्जित पटेल के साथ, दैट ही स्टेज ऑन कोर्स। जनरली कोई बहुत डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिलता है। इस बार की भी पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो वो ही है, उसमें कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना उलटफेर देखने को नहीं मिला है। उसी की बदौलत आप देखिए दैट सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक ऊपर है, 33,527 पर, और निफ्टी 10,300, जो कि आज सुबह बाजार खुलने से पहले भी हम कह रहे थे कि 10,300 सेंसेक्स ने हाई हिट किया, माफ कीजिए निफ्टी ने हाई हिट किया है 10,299 का, और 298 पर यह है इस समय। और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो इसने 450 से ज्यादा पॉइंट्स की रैली देखी है ऑलरेडी, 24,590 पर इस समय निफ्टी बैंक भी है। तो अच्छा ट्रैक्शन मार्केट में देखने को मिला है, क्योंकि कोई शॉकर
पॉलिसी स्टेटमेंट में नहीं है। जब वो बयान देंगे तब जाहिर सी बात है कि बयान कुछ और होगा, क्योंकि उसमें बातचीत फिर जो बैंक्स का स्कैम इस समय है, सरकारी बैंक्स की असेट क्वालिटी को लेकर जो कंसर्न है, इन सब पर बातचीत होगी। लेकिन एटलीस्ट जो पॉलिसी का स्टेटमेंट है उसमें किसी तरह का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। हमारे साथ शर्मिला जोशी भी हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मिला, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो ही स्टेड ऑन कोर्स, जो कि एक एक्सपेक्टेड है उनसे, और मार्केट भी अपने हाई पर। जी बिल्कुल, एज यू सेड, पॉलिसी इन लाइन विथ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, और आई थिंक कि वही एक जो आपने कहा, वही जो नेगेटिव्स उन्होंने हाईलाइट किए, उनकी तरफ शायद मार्केट का थोड़ा ध्यान जा सकता है, और जब उनकी कमेंट्री चालू होगी तो शायद थोड़ा मार्केट का द मूड कैन चेंज। बट अभी के लिए आई थिंक कि वील टेक इट विद बोथ हैंड्स, और पॉलिसी अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस इज अ पॉजिटिव। ठीक है, शर्मिला भी कह रही है कि पॉलिसी इन द लाइन है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉलिसी इन लाइन है। इन्फ्लेशन को लेकर अच्छा लग रहा है कि अभी भी वो 5% से नीचे 4-4.5% पे ही रुक रहा है। थोड़ा प्रिपेयर भी लग रहे हैं। इंद्रनील जैसे हमको समझा रहे हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर लग रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि HRA का फैक्ट, जो मानसून अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ उसका फैक्ट ऑलरेडी वो काउंटेड लग रहा है इस बार के नंबर्स में। मेरे साथ मिस्टर RK बख्शी भी जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर ED हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। मिस्टर बख्शी, शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए। पॉलिसी की जो मोटी मोटी बातें हैं उसमें उन्होंने ये बात साफ किया है कि $68 के आसपास कच्चा तेल रहेगा। इन्फ्लेशन उनको लग रहा है कि 4-4.5% की रेंज में रहेगी। उन्होंने ये कहा कि मानसून नॉर्मल रहेगा। उन्होंने ये कहा कि आगे चल के कुछ दरों को कुछ सिग्नल नहीं दिया कि दरों में कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे। पॉलिसी को जस का तस रखा। सबसे अच्छी बात आपको इस पॉलिसी के पूरे ही चैप्टर में क्या दिखी है? जैसे कि पहले कहने वालों ने कहा कि एक स्टेबल पॉलिसी तो वातावरण के लिए बहुत अच्छी है, तो उससे सभी को एक अपनी प्लानिंग करने में सुविधा होती है। लेकिन अगर हम याद करें फरवरी की जो पॉलिसी थी उसमें जो RBI ने एडवांस अपना दिया था, उनके हिसाब से H1 में मेरे जहाँ तक मुझे याद है 5.1 to 5.6% इन्फ्लेशन होने की उम्मीद थी, और सेकंड में 4.5 to 4.6। उसी हिसाब से इस बार अब H1 में उन्होंने जो अपना प्रोजेक्शन दिया है वो कम दिया है। इससे साफ लगता है कि RBI को जो नए आंकड़े आए हैं उनके अनुसार उनका विश्वास या कॉन्फिडेंस ये ज़्यादा बन रहा है कि इन्फ्लेशन की गति उतनी नहीं रहेगी जितनी कि फरवरी में उनको लग रही थी, और इसी प्रकार से H2 में भी जो अब प्रोजेक्शन दिया गया है वो पहले से कम है। तो ऐसी स्थिति में रेट बढ़ने की संभावनाएं और कम हो जाती हैं, जबकि RBI का जो विचार है वो पहले के कंपैरिजन में बेटर है। ग्रोथ की जो अभी भी आंकड़े दिए हैं वो करीब करीब वही हैं GVA GDP के, जो कि उन्होंने फरवरी की अपनी पॉलिसी में दिए थे। तो ये मेरे ख्याल से जिस स्थिति से भारत गुजर रहा है और वैश्विक स्थिति भी जो है उसके अंतर्गत ये निवेश के लिए बैंकों को अपनी हालत बेटर करने के लिए, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उनमें भी स्थायित्व देने के लिए, और एक्सचेंज मार्केट में सभी मार्केट्स के लिए मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। ऑफ कोर्स एक्सचेंज के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। लिक्विडिटी किस प्रकार से मार्केट में एड्रेस करेंगे, जो कि पिछले दिनों में शॉर्टेज रही है, और जो कुछ मार्केट में और एनोमलीज हैं वो किस तरह होंगी, वो शायद हमें आगे डिटेल में पढ़ने में पता चले या उनकी स्टेटमेंट से पता चले। बिल्कुल। खैर चलिए, हमारा काम तो हो गया। हमने कहा था सुबह कि 10-300 हो सकता है और वो देख भी गया निफ्टी पर 10-300 पर ही खड़ा है। निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा मूव देने के बाद अभी स्टेबल है हायर लेवल्स पे। तो बस अब वो पॉलिसी स्टेटमेंट में कुछ निकल कर नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा की टेक अवे है, जो कि मिस्टर बख्शी ने भी कहा इस पॉलिसी से, एंड बृंदा यू कैन ऐड टू दिस, वो ये है कि वो जो एक कांस्टेंट आपके सर पे तलवार लटक रही थी ना कि पता नहीं कब रेट हाइक हो जाएगा, पता नहीं कब रेट हाइक हो जाएगा, कम से कम वो थोड़ा वो डिस्टेंस बढ़ा है, थोड़ा घटेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बढ़ ही जाएगा, कभी भी बढ़ सकता है। ये एटलीस्ट वो अलार्म जो है ना वो इस पॉलिसी में नहीं दिखा है। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि रेट बढ़ता नहीं, लेकिन पॉलिसी में यू कैन सी दैट अलार्मिंग सिचुएशन कि ये कभी भी हो सकता है हाइक। एंड ऑब्वियसली जब इन्हें करना होता है तो दे डोंट रियली हैव टू वेट एवरी टाइम की पॉलिसी में ही करे। खैर ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं आरबीआई हेडक्वार्टर से, और अपने पूरे बोर्ड के साथ डॉक्टर उर्जित पटेल हैं मौजूद। तो कुछ ही देर में अपना जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार चलते हैं और सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
आई थिंक कुछ ही देर में बयान देना शुरू करेंगे भैया। Good afternoon, everyone. For the first post-monetary policy press conference of the new fiscal year. Over the past 2 days, the Monetary Policy Committee reviewed evolving global and domestic macroeconomic conditions and decided to hold the policy repo rate at 6% while continuing with the neutral stance of monetary policy. In doing so, the MPC reiterated its commitment to keep inflation at the target of 4% in the medium term and to remain vigilant on how actual inflation unfolds. In other words, we continue to be data dependent. The MPC noted that while global economic activity and trade have gathered momentum and span, financial and potential trade wars pose a threat to the outlook. Moreover, crude oil prices have become volatile in the recent period. Considerable uncertainty persists about the pace of normalization, the direction of monetary policy by systemic central banks. On the domestic economy, the MPC's assessment was that while GDP growth in 2017-18 of 6.6% was lower than a year ago, which was 7.1%, there were important intra-year turning points. Most notably, investment demand accelerated in the second half of 2017-18, and recent high-frequency indicators point to some further strengthening, with capital goods production registering a 19-month high growth in January of this year. On the supply side, both food grains and horticulture are estimated to have crossed new records. Industrial activity has rebounded and become broad-based, while the services sector has shown resilience and expanded through most of the year. However, with imports outpacing exports, the trade deficit widened in January. CPI inflation has eased to 4.4% in February, and excluding the estimated impact of increase or adjustment in the house rent allowances for central government employees under the 7th Central Pay Commission, it is estimated at an even lower 4.1%. However, with household inflation expectations having aged up and manufacturing firms reporting input price pressures and increase in selling prices, the committee focused on risks to the outlook for inflation. International crude oil prices have become volatile, with a distinct hardening bias from the second half of March. Moreover, aggregate demand is expected to strengthen during the course of 2018-19. A normal monsoon and effective food supply management by the government was seen as mitigating factors. Overall, the MPC assessed the risks to inflation as tilted to the upside. On the growth outlook, the MPC was of the view that the pace of economic activity could accelerate in 2018-19 on clearer signs of revival in investment activity and sustained improvement in global demand. On the flip side, external demand could be adversely impacted should crude oil prices persist at elevated levels or even increase, and trade protectionism intensify. On balance, we decided to remain watchful about the unfolding of these risks, as well as the impact on inflation of forthcoming revisions in the MSP, second-round effects of HRA increases by various state governments, and fiscal slippages. The committee was also cognizant of the implications for food inflation should the monsoon turn deficient temporarily and/or spatially, and the uncertainty imparted to the outlook by the recent volatility in crude prices. The committee observed that growth has been recovering in an environment characterized by a pickup in credit offtake
and large mobilization of resources from the primary capital market, which should support investment activity going forward. In its judgment, India's long-term growth potential is expected to be reinforced by various structural reforms that have taken place. Given the unsettled global environment, however, the MPC emphasized the importance of strengthening domestic macroeconomic fundamentals, persevering with deleveraging of distressed corporate sectors, rebuilding of bank balance sheets, and the deepening of risk-sharing markets. I now request DG Acharya to comment. Thank you, Governor. Good afternoon, everyone. I thought I'll talk first about liquidity conditions and then about some market development. And large mobilization of resources from the primary capital market, which should support investment activity going forward. In its judgment, India's long-term growth potential is expected to be reinforced by various primarily reverse repos and open or OMO sales of the surplus liquidity so as to reach the stated policy objective of neutral system liquidity. Since December, post the quarterly tax outflows to the government, the system liquidity has been almost neutral and has moved between deficit and surplus modes along with the changes in government balances. Towards the fiscal year end, and this is quite typical, system liquidity temporarily moved into deficit. The net liquidity injection by RBI to deal with this through short-term repo contracts stood by March end at rupees 0.58 trillion or 58,000 crores. The weighted average call rate or WACR has remained lower than the policy rate in the last 6 months on average, though the normalization of liquidity conditions has meant that this gap is actually steadily closing. Overall, the system liquidity is expected to be in a moderate surplus mode in the first half of 2018, and the evolving liquidity conditions will determine our choice of instruments for transient and durable liquidity management. Let me turn quickly to a few market development measures that have been announced in Part B of today's resolution. I'll only talk about 3 of them. First, extending access to rupee interest rate swap market for non-residents with the intention of enabling better risk management by entities, particularly our banks. This proposal aims to tap into the active offshore rupee interest rate swap market to add depth and liquidity to the domestic interest rate swap market. This access will be subject to macroprudential risk limits. Second, introducing swaptions in order to allow better timing of interest rate management using interest rate swaps for banks and corporates, among other entities. This should help kickstart activity in interest rate options, which were introduced in December 2016. And third, reviewing and adopting of measures to breathe new life into strips, which were introduced in GSEC markets in 2006. This is in order to exploit the full potential that strips can provide in terms of targeted investments at specific durations, especially for long-term investors and financial institutions. Thank you. Request DG Vishwanathan. Thank you, Governor. I just want to highlight 2 important announcements that we're making on the bank regulation front. On the mandatory loan component in working capital facilities. The working capital requirements of borrowing entities are met by banks through a cash credit limit, which is a revolving facility. The cash credit facility places undue burden on the banks in managing their liquidity requirements with corresponding repercussions for RBI's liquidity operations. Currently, banks do not charge any commitment fee and do not maintain any capital on the undrawn portion of the cash credit because it is classified as an unconditionally cancelable facility which does not have any risk weight under the Basel rules. So all these actually attenuate the problem. We therefore want to control the possible volatility in the utilization of cash credit limits by making it mandatory to have a working capital demand loan portion in the working capital facility. So all these aspects,
for comments, and then we'll go forward on this. The second part is something that you've been asking every time on Ind AS. So we have formally said that Ind AS was to be implemented effective from this year. As a part of this, we have also been requiring banks to submit half-yearly returns based on the Ind AS formats. The format of the financial statement as prescribed in Schedule 3 of Banking Regulation Act is not amenable to reporting financial statements under Ind AS, and therefore we have requested the government to amend the schedule, and that's under consideration. In our assessment, also many of the banks are still not prepared to move into Ind AS, so we thought that we should, and by when the preparedness and amendments to the schedule will also take place. Nevertheless, we'll continue to have the pro forma statements coming to us to kind of monitor how the banks are going forward. Facilitating the utilization of cash credit limits by making it mandated to have a working capital demand loan portion in the working capital facility. So we'll come out with a draft circular covering all these aspects for comments, and then we'll go forward on this. The second part is something that you've been asking every time on Ind AS. So we have formally said that Ind AS was to be implemented effective from this year. As a part of this, we have also been requiring banks to submit half-yearly returns based on the Ind AS formats. The format of the financial statement as prescribed in Schedule 3 of Banking Regulation Act is not amenable to reporting financial statements under Ind AS, and therefore we have requested the government to amend the schedule, and that's under consideration. In our assessment, also many of the banks are still not prepared to move into Ind AS, so we thought that we should defer this by 1 year, and by when the preparedness and amendments to the schedule will also take place. Nevertheless, we'll continue to have the pro forma statements coming to us to kind of monitor how the banks are going forward on implementation of this. Thank you very much. Mr. Kanungo. Thank you, Governor. I wish to highlight three important announcements in the Part B, that is the statement on developmental and regulatory policies. The first pertains to the storage of payment system data. Payment ecosystem, as you would have observed, has expanded manifold. It has undergone rapid expansion in recent times. There have been new systems, new players, new platforms. The existing platforms and the systems, they have added new players also. To sustain this pace of growth, public confidence is the key, public confidence in the payment system. Therefore, it is necessary that safety and security of the payment system is robust, continuously upgraded, and is the best in class as per the international standard. The supervisory oversight to ensure that there is thorough monitoring and the surveillance is also crucial in this regard. It is observed that so far as the payment system is concerned, the players, some of them store their data in India, some of them they don't store their data in India, some do it partially. In order to facilitate this continuous surveillance and monitoring, we are mandating that all the payment system operators, they will be required to keep their data inside the country, and this will be done, must be achieved in a period of say 6 months. So this is the first important announcement. Regarding ring fencing the regulated entities from the virtual currencies, digital tokens issued by the private parties are getting international attention for quite some time for their speculative value. Internationally, while the regulatory responses to these tokens are not uniform, it is universally felt that they can seriously undermine the AML and FATF framework, adversely impact market integrity and capital controls, and if they grow beyond a critical size, they can endanger financial stability as well. In the past, RBI had reportedly cautioned, at least I remember on 3 occasions, the members of public, the users, holders and the traders in virtual currency regarding the various risks that they are undertaking by exposing themselves to these cryptocurrencies. Now we have decided to ring fence the RBI regulated entities from the risk of dealing with entities associated with virtual currencies. They are required to stop having a business relationship with the entities dealing with virtual currencies forthwith and unwind the existing relationship in a period of 3 months' time. However, we also recognize that the blockchain technology or the distributed ledger technology that lies beneath the virtual currencies has potential benefits.
for financial inclusion and enhancing the efficiency of the financial system, and we also believe that they should be encouraged to be exploited beneficially for the economy. Staying on the digital currency, in response to the emergence of private digital tokens, all over the world, several central banks are debating the possibility of introducing a fiat digital currency. As opposed to the private digital tokens on which I just spoke about, these are issued by the central bank. They constitute the liability of the central bank, and they will be in circulation in addition to the paper currency that we have. It also holds the promise of reducing the cost of printing of the notes. So, recognizing this, we have constituted an interdepartmental committee in Reserve Bank of India. Will produce a report, and they will explore the feasibility and desirability of issuing a digital currency by the central bank, by the Reserve Bank of India, and to guide us in this matter in future. Thank you. Thank you, Mr. Kanungo. Take a few questions. Hindu? तो ये थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और अब सवाल जवाब में अगर कुछ वैसा बड़ा अगर कोई सवाल है तो हम सुनाएंगे, लेकिन इस समय तो बड़ी खबर जो है वो एक्चुअली आरबीआई हेडक्वार्टर से बस 200 मीटर आगे है बड़ी खबर, जहां पर भी ऐसी है। 600 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है 33,613 पर, और निफ्टी है 192 पॉइंट्स ऊपर 10,321 के लेवल पर इस समय ये ट्रेड करते हुए। और आज सुबह जिस दायरे की हमने बात कही थी 10,300 325 वाला, उस जोन में पहुंच गया निफ्टी फाइनली। तो आई थिंक आज वो आपको भी शिकायत कम होगी, बिल्कुल नहीं हो नहीं रहा कुछ नहीं। चलिए, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शिखा चौहान हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक हमारे साथ हैं, शर्मिला जोशी हैं, वृंदा जागीरदार हैं हमारे साथ, अजय बग्गा और इंद्रनील पान हमारे साथ हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। सबसे पहले तो अब सिमी, अब तो 10,325 भी हिट होने ही वाला है ऑलमोस्ट। क्या रखें अगला टारगेट? आज तो विक्स में भी गिरावट है इस समय तो। मैं ये बहुत अच्छा लग रहा है कि निफ्टी गेन एक्सटेंड किया है, और निफ्टी अभी मुझे लगता है कि एक नया टारगेट देने वाला है। 10,300 310 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट था 350 से 360 का, उसी रेंज के आसपास निफ्टी का 50 डेमा और 89 डेमा है। अगर 350 360 का रेंज क्रॉस करके निफ्टी जाते हैं, ऊपर बंद कर देता है आज, तो अगला टारगेट देखेंगे कि 400 के ऊपर कल सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर निफ्टी 400 के ऊपर सस्टेन करता है और अगर वीकली क्लोजिंग 400 के ऊपर देता है मिहिर, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल फॉर्मेशन निफ्टी टेक्निकल चार्ट में फॉर्म करेगा, और जिसके बाद तो लगेगा कि शायद हम लोग वापस से एक नया तेजी देखने के लिए इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए कल का, तो बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्यू डेज एक अच्छा तेजी देखेंगे मार्केट में। ठीक है, अच्छी तेजी और आ सकते हैं। इनकी शॉर्ट कवरिंग अभी ड्यू है। ये तो 300 तक तो हम डर डर के घबरा के पहुंचे हैं, लेकिन एक्चुअली में अब शॉर्ट कवरिंग अब आएगी। एक बार जरा 10,200 300 400 500 वाली कॉल्स देख लेते हैं सारी की सारी। ये ऑप्शंस का डाटा क्या कह रहा है, क्या अप्रोच बिल्कुल ठीक है। साथ ही हमारे साथ इंद्रनील पान भी है, उनसे भी हम ये जानेंगे कि जो आरबीआई ने आज जो बातें रखी हैं उससे बात बिल्कुल तय हो गई कि आने वाले दिनों में, कम से कम इस कैलेंडर ईयर में, हम ब्याज दरें अब नहीं बढ़ते हुए देखेंगे। ये 10,200 की कॉल 83% का राइज। आज सुबह सुबह मैंने आपको नोटिस करवाया था कि जैसे आपको लगे ना कि बाजार आपकी ग्रिप में है, ठीक है, आप इस कॉल का फायदा उठा सकते हैं। 20% का बिल्डअप घटा, 300 की कॉल के अंदर बाद में आना था, आज 300 आ गए, 94% का राइज। इसी तरह से 400 और 500 की कॉल भी काफी एक्टिव रही है, इन्होंने भी आज काफी जोरदार मोमेंटम दिखाया। सबका गेन करीब 100% ऑन एन एवरेज बनता हुआ दिख रहा। सबकी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर ही है। जिन्होंने कॉल राइटिंग कल की थी ना, कल के ट्रेड को देखते हुए आज वो पूरी तरह से ट्रैप हुए हैं, आज वो टूटे हैं, आज उनके पास मुश्किल है, इसलिए बाजार शायद जल्दी जल्दी सरेंडर भी नहीं कर रहा, क्योंकि कॉल राइटिंग से बाजार ऊपर आया है। इंद्रनील, एक और छोटी सी चीज आपसे समझनी थी आज की इस पॉलिसी से। अभी माने कि कम से कम इस कैलेंडर ईयर में दरें नहीं बढ़ने वाली हैं, थोड़ा कंफर्ट फीलिंग आ रहा है इन्फ्लेशन को लेकर, कंफर्ट फीलिंग आ रहा है क्रूड प्राइसेस को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि FY19 में $68 रहेगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, ऑन एन एवरेज $68 रहेगा। ये तो दो मेजर कंपोनेंट थे इन्फ्लेशन को जो पुश करते थे ऊपर की तरफ।
As I was also saying previously that the RBI, we are expecting that they would be on an extended pause. Now, a certain risk they have highlighted, one coming from monsoons. We have the first information from the monsoon, but as we all know, the initial expectation on the monsoon can be significantly different from the final estimation from the monsoon. The more important fact at this point in time is how the monsoon is distributed rather than the quantity of the monsoon. So that also has its implication on the cropping pattern and therefore the prices of the crops. The second important thing that they have also mentioned is that the manufacturers have been reporting rise in input costs. Now, if the expectation is that the currency can actually depreciate if trade wars are significant, then the pressure on the input cost point of view can actually be increased. So that's another big uncertainty that the RBI is looking forward to. So at this point in time, given how the inflation trajectory is looking like, the RBI is definitely expected to be on a long pause. But given that they have a neutral stance, and as RBI always have sort of explained what the neutral stance means, they can actually change the policy either on the higher side or on the lower side without much of a notice. So that's actually what the neutral stance actually means. So given the volatile global atmosphere and certain changes that are happening domestically, nothing can possibly be ruled out. But at this point in time, yes, definitely some comfort from the inflation and the fact that RBI will not raise rates. बिल्कुल. चलिए मिस्टर इंद्रनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. वृंदा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. एक बार मार्केट को देख लेते हैं. अच्छा मोमेंटम है, होल्ड कर रहा है 10,300 के ऊपर. श्रीकांत, आप क्या रेकमेंड करेंगे? बिकॉज अब ये उम्मीद थी भी, अगर आज 10,300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन वी आर स्ट्रेट अवे लुकिंग एट 10,400 इन द नियर टर्म मे बी, एंड इनफैक्ट 10,500 तक के लेवल्स की भी बात हो रही है. ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है क्या? गुड आफ्टरनून मीर. देखिए, वैसे निफ्टी ने जो एक लेवल इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट किए थे 9950 10,000, उसके बाद एक क्लियरली इंडिकेशन ये आ रहा था कि मार्केट हर एक राइज पे डिसबिलीफ पे वो बढ़ते गया. और कल के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी पोजीशंस जो थी लॉन्ग साइड की वो काफ़ी अनवाइंड हो चुकी थी और काफ़ी सारा राइटिंग हो चुका था, काफ़ी सारा शॉर्टिंग हुआ था. मुझे लगता है इसी वजह से इनफैक्ट ये 10,400 या 10,500 के लेवल्स हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मार्केट हिट कर सकता है. उसका और एक रीज़न ये भी है कि बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना है और उसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना हुआ है. तो ये सपोर्टिंग फैक्टर है टू निफ्टी. तो डेफिनेटली यस, निफ्टी को 10,420 या 430 पे थोड़ा एक शायद सा मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 10,500 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी पे. और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि 25,200 या 25,300 के लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं. और ये जो है वो कंप्लीट एक पुल बैक रैली है. तो पुल बैक रैली का जो एंड होता है वो काफ़ी अच्छे न्यूज़ के साथ होता है या तो काफ़ी यूफोरिक स्टाइल से एंड होता है. तो शायद अगर हम थोड़ा एक्सेस रैली भी अगर देखें तो भी पॉसिबल है, लेकिन ये करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि निफ्टी को हम लॉन्ग करके चल सकते हैं. ठीक है मिस्टर बख्शी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा. ये बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर अभी तक कोई बड़ा बयान तो नहीं आया, ना ही गवर्नेंस को लेकर आरबीआई की इस पॉलिसी में कुछ बड़ा बयान आया है. क्या कुछ लगता है कि हो सकता है गवर्नेंस के इश्यू पर, क्योंकि आरबीआई के हाथ में गवर्नेंस का मैटर तो है ही, ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार का कहना है कि आरबीआई को ही ये देखना होगा, क्योंकि अभी अभी जो आईसीआईसीआई का मैटर आया उसमें भी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर क्वेश्चन एजेंसीज के ऊपर ही खड़े हुए हैं कि उन्होंने तो ऑडिट किया था, फिर ये पूरे मामले कहाँ से आए हैं. तो गवर्नेंस के मामले को लेकर क्या इस बार पॉलिसी में नहीं आया तो आगे तो आ सकता है ना, चांसेस तो हैं? बिल्कुल आ सकता है. जो आरबीआई का मैंडेट है वो तो 365 रन करता है. मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आता है और उसका एक पार्ट भी है जो रेगुलेटरी और अदर डेवलपमेंटल इश्यूज उसमें आते हैं, पर उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं किया सकती. मार्केट डेवलपमेंट और कुछ रेगुलेटरी इश्यूज उसमें वो कवर करते हैं. अब ये जो कुछ अभी रीसेंट हैपनिंग्स हैं या किस तरह से गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए, कुछ लोगों को ये भी उम्मीद थी कि जो 12 फरवरी का एनपीए का सर्कुलर है उसके बारे में भी कुछ परिवर्तन आएंगे. हालांकि मुझे लगता था कि उसके ऊपर परिवर्तन आएंगे तो वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर भी आ सकते हैं, उसका इस मॉनेटरी पॉलिसी में आना ज़रूरी नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है कि इमीडिएटली कोई ऐसा चेंज आने वाला है.
पर गवर्नेंस के इशू तो बिल्कुल आ सकते हैं और वो इसके बाहर आ सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है, जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई और बैंक्स के बारे में जो एक बात कही गई कि एक लोन कंपोनेंट बनाया जाएगा कैश क्रेडिट में। जहाँ तक मुझे याद है कई साल पहले भी ये एक प्रपोजल लागू किया गया था कि कैश क्रेडिट का एक लाजमी हिस्सा, एक अनिवार्य हिस्सा लोन के रूप में होना चाहिए, पर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस समय पर, क्योंकि ना तो बोरोवर चाहते थे ना बैंक चाहते थे, और वो किसी प्रकार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम देखते हैं इस बार किस प्रकार के इसमें नए आयाम लाए जाते हैं जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सके। उससे बैंकों को भी लिक्विडिटी मैनेज करने में आसानी होती है और आरबीआई को भी लिक्विडिटी मैनेज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिस्टर बख्शी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच अच्छा खासा मोमेंटम है। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो ये 12 मार्च के बाद का परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी में सबसे बड़ा मूव है। इंट्राडे बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा और बेहतरीन मूव देखने को मिला है। एक बार देख लेते हैं फटाफट कुछ स्टॉक्स को जिसपे मूव अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है। एक तो निफ्टी इटसेल्फ में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी इनफैक्ट हिंडाल्को 6.5% ऊपर है, वेदांता 5.5%, यूपीएल, टाटा स्टील, यस बैंक, टेक महिंद्रा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन सब पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर लैग कोई काउंटर कर रहा है आज तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि सिप्ला है जहाँ पर थोड़ा बहुत लैग अभी भी है, अभी भी ये नुकसान में ही है। और दूसरा है भारती जो कि प्रेशर में है अभी भी इस समय, ये 394 के आसपास। और ये जो नतीजे हैं आने वाले और एक्सपेक्टेड है कि इतने सालों के बाद ये लॉसेस में जाएगा, उसका एक क्लियर इम्पैक्ट भारती पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये शेयर्स हैं जो थोड़ा बहुत प्रेशर में है। इसके अलावा एक दो शेयर श्रीकांत आप जरा मेरे को देख के बताएंगे। ये कोटक महिंद्रा बैंक का आज का मूव बहुत इंटरेस्टिंग है, 119 पे अभी 1119 पे चल रहा है। ये क्या आज होल्ड करें, कुछ एवरेज कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि इसमें ना रेगुलेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बैंकिंग ही लेना है। अब आज के मूव के बाद मैं बैंकिंग पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोटक मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि बार बार फंडामेंटल एनालिस्ट इसी शेयर का नाम लेते हैं। आप मेरे को जरा टेक्निकली चेक के बताइए कि कोटक में पोजीशंस बढ़ाई जाए। डिम्पी सर, आपको रेगुलेशंस के प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं कोटक में काम करता हूं तो मुझे काफी सारे रेगुलेशंस है। तो एज पर कंप्लायंस में इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, बट यस डेफिनेटली जितने भी प्राइवेट बैंक्स है अगर आप इनमें देखते हो तो इनमें मूड काफी अच्छा बना हुआ है। और स्पेशली अगर आप इंडसइंड बैंक देखते हो तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक के आईपीओ के बाद मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में काफ़ी अच्छा इजाफा इस लेवल से भी देखने को मिल सकता है। 2200 या 2150 के टारगेट्स हम टेक्निकली देख रहे हैं। ये स्टॉक लगातार बढ़ते जा रहा है भारत फाइनेंस के इंक्लूजन के बाद। और समाव अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में जो सेल ऑफ था वो मुझे लगता है कि एज अ स्टॉप लॉस के बेसिस पे हम यूज़ करके इंडसइंड बैंक को करंट लेवल से भी पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, एक भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं है जो आज लाल निशान में दिखे। सबसे ज्यादा गेन तो बैंक ऑफ इंडिया के पास है जो कि करीब 4.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और सबसे कम गेन पीएनबी के पास है, वो भी लेकिन 0.2% का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकारी बैंकों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा शर्मिला, ये आईसीआईसीआई बैंक को लेकर आपका स्टांस क्या है? ये 2-3 दिन से खबरें जो चल रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, लेकिन शेयर कल भी 3% और आज भी 3% ऊपर, 6% तो ऑलरेडी आ ही चुका है। ये अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो रही है जो बीच में थोड़ी खबरों के चलते बन गई थी और शेयर एकदम से टूट भी गया था? ये चलेगा क्या और ये, या फिर इसी तरह से रहेगा? मेरे हिसाब से इसको थोड़ा न्यूज़ डेवलपमेंट इसमें देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जब ये न्यूज़ पहली बार आई तब मेरे हिसाब से स्टॉक 300 के करीब था और वहाँ से जाके टूट के इट वेंट टू दैट 268 काइंड ऑफ लेवल। तो वहाँ से ज़रूर एक पुल बैक हमने देखा है। बट आई थिंक कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसमें बने रहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मेरी यही राय होगी कि इससे दूर रहिए, क्योंकि आई थिंक कि काफ़ी अभी क्लैरिटी आनी बाकी है एंड इट इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। तो आई थिंक इट्स जस्ट रियली बेस्ट टू वॉच द सिचुएशन, और ये देखना ज़रूरी होगा कि किस तरह से ये पूरा मामला आई थिंक दोनों साइड से इतनी चीज़ें सुनने में आई है दैट वी आर रियली नोवेयर रियली क्लोज टू रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैड हैपेंड। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब क्विकली अजय जी आप ये बताइए कि मार्केट एटलीस्ट हम ये तो माने कि इट इज़ आउट ऑफ वुड्स, वो जो 10,000 10,050 वाला जो एक दायरा है वहाँ पर एक फर्म सपोर्ट है निफ्टी के पास?
जी बिल्कुल मेहर, ये ज़रूर कह सकते हैं कि 2 बारी मार्केट उसके निकट गया, एक बारी तोड़ा भी लोअर सपोर्ट जोन को, बट वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, वो अच्छा है मार्केट के लिए। आज का जो मूव हम यही देखेंगे कि एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, और जो मूव्स आती हैं क्योंकि काफ़ी हद तक ये मार्केट अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के हाथ में रह गया है, एल्गोज आ जाते हैं जो सिमिलर है मॉडल। तो कल जब बिकवाली हुई हमने देखा स्टॉप्स टूटे, और वो जब नीचे जाता है मार्केट 300 साढ़े 300 पॉइंट सेंसेक्स 100 पॉइंट निफ्टी सीधा ले जाता है जैसे ही स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं। तो वही आज हमने रिवर्सल देखा कि जिसने भी कल शॉर्ट किया आज भारी लॉस में आए, और अगर पोजीशंस नहीं काटी गई तो यही लोग 2:30 बजे तक पोजीशन होल्ड कर रहे थे, और आज 3 बजे का मूव हमने मार्केट ने बहुत तेजी के साथ निफ्टी जिस तरह से बढ़ा जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो ये एक और इवेंट जो था मार्केट के सिर पे निकला, बट ओवरऑल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक अब बहुत वॉलेटाइल हो गया है। इसलिए हम पिछले हफ्ते भी आपके प्रोग्राम में मैंने यही कहा था, कॉशियस रहिए, ये मूव्स बहुत तेज आते हैं। आज रात को अगर यूएस मार्केट में कुछ होता है, कल फिर आप एक गैप डाउन देख सकते हैं। तो इस माहौल में इन्वेस्टर बनना ज़्यादा अच्छा है, ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, डिसिप्लिन रखना है और बहुत टाइट स्टॉप्स रखने पड़ेंगे। वो इतने वॉलेटाइल में अक्सर आपके स्टॉप ही हिट होते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ऐसे माहौल में ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहिए, पोजीशंस कम रखिए। ठीक है, थोड़ी पोजीशंस को कम रखें, ट्रेडिंग से दूर रह के इन्वेस्टर बन जाए। और ये जो गैप डाउन वाला है ना, ये मार्केट, इससे बचने का एक ही तरीका है, जो पोजीशन है ना इंट्राडे बनाइए, ओवरऑल पोजीशंस को कैरी मत कीजिए। कैरी कर सकते हो ना, कंफर्ट जोन रखिएगा अपने पास कि नीचे आ भी जाए, कम से कम 10% 20% नीचे आ भी जाए तो कम से कम आपका बीपी ऊपर नीचे ना हो। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अजय जी शुक्रिया आप समय देने के लिए। आज फ्यूचर ग्रुप के शेयर हम आपको बता रहे थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। एक फ्यूचर लाइफस्टाइल करके एक शेयर है, करीब 14% ये शेयर ऊपर आ चुका है। एक केयर रेटिंग करके एक शेयर करीब 9% ऊपर। वीआईपी इंडस्ट्रीज, हौजरी के शेयर तो चल रहे हैं अच्छे, वीआईपी इंडस्ट्रीज करीब 8% ऊपर आ गए हैं। इसके अलावा आज शुगर के शेयर्स भी थोड़े चले हैं। इसमें एक प्राज इंडस्ट्रीज जो इनके लिए इक्विपमेंट बनाती है, करीब 6-6.5% ऊपर है। ये सभी शेयर्स ऑलमोस्ट हाई पे और अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहे हैं। एक बार सिमी जरा प्राज इंडस्ट्रीज को देख के बताएं, ये वापस 90 की रेंज में आया है, यहीं से घूमना शुरू होता है, यहाँ से एक्चुअली इसका शुरुआत होती है घूमने की वापस। इस बार कितनी कन्विक्शन के साथ टिकेगा और चलेगा? डिम्पी, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि क्लोजिंग अगर 90 के ऊपर होता है तो शायद ये जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है ये शायद कल के लिए एक्सटेंडेड होगा। पर 90 का क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसको 90 के ऊपर का क्लोजिंग भी देना पड़ेगा और कल भी 90 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे 100 की ओर जाने का कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है शर्मिला, ये इंडिगो पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? 1450 का है। आज जब ये बताया गया कि $68 के आसपास रहेगा क्रूड पूरा का पूरा, और दिख भी रहा है कि पिछले 2-3 दिन से क्रूड के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है उसको पूरी तरह से भुना रहा है, ये ग्रोथ अच्छी है, क्रूड मैनेज हो रहा है, ₹60 ऊपर है। इंडिगो पे आपकी राय? आई थिंक मोर देन क्रूड, जिस तरह की खबरें चली है इन सब एयरलाइन स्टॉक्स को लेकर, एक तो विद देयर प्लेन्स गेटिंग some of them getting sidelined, और अब इस तरह की खबर है कि धीरे धीरे वो they're sort of being reintroduced back, और उनमें जो तकलीफ थी उसको सॉल्व किया गया है। So I think that's a positive piece of news. And I think perhaps the other story could be to do with कि क्या एयर इंडिया के लिए इंडिगो बिड करेगा। और उन्होंने अपने कुछ समय पहले, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उनको एयर इंडिया में they don't have any interest in any joint sort of shareholding with Air India. So I think that could be really the next big story for airline stocks, or whether it is SpiceJet और कोई existing player इसमें interest दिखाता है या कोई और पार्टी आती है सामने, इससे पूरे I think dynamics इस इंडस्ट्री के बदलेंगे। So I have a limited sort of view on Indigo, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी positives है ऑलरेडी प्राइस में, पर ये स्टोरी शायद आगे चलकर इस पूरे यानी स्टोरी को बदल सकती है।
बिल्कुल। चलिए, मार्केट बंद होने वाला है, 10 मिनट है और दिन के हाई पर ही बंद होने वाला है मार्केट। 10,325 का लेवल, सेंसेक्स 600 से ज़्यादा पॉइंट ऊपर। झुकाव के लिहाज से देखें, वॉल्यूम के लिहाज से देखें या फिर इवन फ्रंटलाइन इंडेक्स के लिहाज से आप देखें, निफ्टी को देखिए, सेंसेक्स को देखिए, निफ्टी बैंक को देखिए, मोमेंटम के लिहाज से भी, तो सबसे अच्छा अट्रैक्शन जो है या फिर सबसे ज़्यादा झुकाव जो है वो इस समय बढ़त की तरफ देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छा संकेत बनता है। लेकिन सिमी ऑलरेडी अब 10,325 तो हो गया। अब अगर कल के लिए कोई ट्रेड लेकर भी जाना हो तो क्या लेकर जाएं? मेरा ट्रेड अगर इंडेक्स पर लेना है तो मुझे लगता है कि शायद आज सुबह से जो गैप्स के साथ खुला था निफ्टी, बैंक निफ्टी, और पूरा दिन गैप को मेंटेन किया, ये काफ़ी अच्छा बात है। मुझे लगता है कि सुबह जिन्होंने भी कल कुछ पोजीशन नहीं लिए थे, आज सुबह शायद गैप खुलने के बाद जब निफ्टी सरेंडर नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी सरेंडर नहीं कर रहा था, तब शायद लॉन्ग पोजीशंस क्रिएटेड हो गया है और वही पोजीशन अभी भी अगर मेंटेन कर रहा है तो मुझे लगता है कि रिस्क लेके कल तक इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि जिस रेंज पर निफ्टी क्लोज देने वाला है, निफ्टी स्पॉट लेवल पर 10,300 के ऊपर क्लोज देने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट मैंने पहले ही बताया था 350 से 360 का है, क्योंकि उसी रेंज के आसपास 50 के आसपास 50 डेमा है और 60 के आसपास 89 डेमा है। ये दो क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो कल हो सकता है कि निफ्टी क्लियर करेगा और निफ्टी अगर 10,350-60 का रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो धीरे धीरे 400 के ओर भी जा सकता है और 400 के ऊपर का अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है, पहले भी मैंने बताया कि तो तब शायद एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल बन चुका है मार्केट में, ये हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक शायद निफ्टी के लिए और मार्केट के लिए और अच्छा होगा और बैंक निफ्टी का भी पूरा सहारा है, इसलिए मुझे लगता है कि आज सुबह से अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी पोजिशन लिए हैं तो कैरी करके कल तक तो एटलीस्ट ले जा सकते हैं। कुछ शेयर के प्राइसेस को तो देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आज उन्हीं के लिए ये बाजार चल रहा है। जैसे आप कैनरा बैंक देखें 10% ऊपर आ गया। पीएसएस बैंक का पूरा इंडेक्स पहले एक बार आप दिखाएं, उसका कैनरा बैंक दिखा, ये कैनरा बैंक का आपके सामने 10% ऊपर। अब जरा पीएसएस बैंक का इंडेक्स दिखाएं, 5.5% ऊपर है ये इंडेक्स। एक भी शेयर मैंने आपको पहले गिनवा दिया था, लाल निशान में नहीं है। आपको और बैंक दिखा सकता हूं, बैंक ऑफ इंडिया 8% ऊपर है। इसके अलावा एक सिंडिकेट बैंक है, ये करीब 6.5% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक भी 6% की बढ़त लेके बैठे हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में 300 के बाद जहां सबसे पहले देखनी चाहिए थी वहीं आ रही है, वह बैंकिंग में, कुछ हद तक रियल एस्टेट में भी आएगी। थोड़ा इस पर भी ध्यान रखिएगा। डीएलएफ हमको 2-3 दिन से नोटिस भी करवा रहे हैं। अब देखिए 206 पे है, 4% ऊपर है। इसके लिए क्रिटिकल 210 का लेवल है, एक बार ये पार होगा तो ये भी बहुत तेजी से ऊपर आएगा। ये मैं आपको लगातार कई दिनों से नोटिस करवा रहा हूँ। खैर थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, एक फर्टिलाइजर स्पेस पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए होगा, दीपक फर्टिलाइजर या कुछ और फर्टिलाइजर शेयर, श्रीकांत, इन सब पे आपका व्यू क्या है? ये हो गया पूरा स्काईमेट वाली खबर, मानसून वाली खबर का पुल बैक या तेजी या बाइंग, या फिर अभी और चलना बाकी है ये? नहीं, वैसे अगर आप दीपक फर्टिलाइजर की अगर आप बात करते हो तो इसमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना है। कल के दिन में एक अच्छा एक वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉल इन मार्केट ये स्टॉक गिर गया था। वापस अगर आज के दिन में देखते हो तो उसमें एक्टिविटी बनी है और मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक जो 323 चल रहा है वो शायद 355 या 60 के लेवल्स को 1-2 दिन में दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर फर्टिलाइजर पे अगर फोकस करना है और यहाँ से रियल में अगर किसी को एक पोर्टफोलियो बनाना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है जीएसएफसी और जीएन इन दोनों पे ही फोकस करना चाहिए। जीएन जीएसएफसी मुझे लगता है कि ये दोनों के जो बॉटमिंग फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग बने हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इनके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो डिम्पी, तो इनमें जो फॉर्मेशंस बने हैं वो मुझे लगता है कि यहाँ से कम 50 या 75% के रिटर्न्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से ये दो काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी सब स्टॉक्स में जो फॉर्मेशंस अगर आप देखेंगे वो काफ़ी डिस्टर्ब फॉर्मेशंस है, उनके हाई या लो वो इमीडिएटली ब्रेक कर लेता है जैसे गवर्नमेंट की न्यूज़ आती है, लेकिन जीएनएफसी और जेएसएफसी मैनेज कर लेते हैं। मेरी 12 मार्च के बाद जो एक इंट्राडे की तेजी है, ये आप देखें ना, 2 आज बड़े ट्रिगर क्लब हो गए। एक तो सुबह ग्लोबल मार्केट से था, ट्रेड वॉर को शांति थी, उससे क्या हुआ, पूरा मेटल खिंच के आ गया और पॉलिसी न्यूट्रल, और दूसरा पॉलिसी न्यूट्रल हो गई। तो बैंक और मेटल ने ऐसा गठजोड़ बनाया आज मार्केट के अंदर, 200 पॉइंट का गेन दे दिया। कई लोगों को हैरानी हो रही होगी, 200 पॉइंट का एंटिसिपेशन भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये मार्केट के दोनों कंपोनेंट का परसेंटेज गेन अगर आप देखेंगे ना तो ये मार्केट को ड्रैग करके ऊपर लेके आने में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, इसने मार्केट को, मैं इनफैक्ट जब ये बात कर रहे थे मैं एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक्स ही देख रहा था और आप देखिए बैंक्स में आज जिस तरह का मुंह देखने को मिला है, इसने कई लेवल्स को आज एक साथ ही निपटा दिया है। निफ्टी बैंक ने 24,
790 तक ये गया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट मतलब 824 का इसने हाई हिट किया। और अभी भी देखिए अब फिर एक्चुअली एक जो टेंडेंसी मार्केट में देखने को मिल रही है, आप पिछले 3 सेशन को निकाल कर देखिए, 3 में से 2 सेशन ऐसे हैं जिसमें जब मार्केट में तेजी देखने को मिली है ना, तब उसमें सरकारी बैंक्स का खेमा है जिसने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है खुलकर। परसों के ट्रेड में भी यही था, आज के ट्रेड में भी यही है। तो मार्केट में मूव आया और जो पीएसयू बैंक्स हैं वो खुलकर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा ट्रेड यहाँ पर शायद कोई बन भी सकता है। लेकिन अब ये जो मूव आ गया है उसमें श्रीकांत कहीं हायर लेवल्स पे क्या आप ये सलाह देंगे दैट यू नो इन अ स्टॉक लाइक लेट्स से एसबीआई और पीएनबी, जहां पर कंसर्न्स भी हैं स्पेशली अर्निंग्स को लेकर, एक बार के लिए निकला जाए? मेरे डेफिनेटली अगर आप जैसे अभी बता रहे हैं कि कंसर्न्स तो काफ़ी है इन सभी बैंक्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये कंसर्न्स सॉर्ट आउट ना हो या तो जब तक ये इन न्यूज़ फ्लो में स्टेबिलिटी ना आए, तब तक मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये जितने भी बाकी के बैंक्स हैं एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनमें पोजीशन कम की जाए और ये जो पोजीशंस है वो आप स्टेट बैंक या तो इंडियन बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 बैंक्स के जो चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और काफ़ी डिस्टर्ब पैटर्न्स नहीं है। तो समाव मुझे लगता है कि यस, अगर पीएनबी में शायद पुल बैक मिले 104 या 105 तक के लेवल्स तक का, तो हमें इसमें से एग्जिट करके हम स्टेट बैंक या इंडियन बैंक में जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग टिपिकली शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर है, और सरकारी बैंकों में तो सरकारी बैंकों में ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा नोटिस हो रहा है। खैर बाजार बंद होने में सिर्फ 3 मिनट का समय। एक बार ना पहले जरा डॉ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। खैर आजकल देखना नहीं चाहिए, कल हमने जब देख के गए थे और आज हम सुबह जब ट्रेड कर रहे थे तो बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क था। फिर भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, हर रोज शायद ना बने ऐसा। 65 पॉइंट की बढ़त है डॉ फ्यूचर्स में। नेस्डेक के फ्यूचर्स भी करीब 38 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि शायद ये थोड़ा और कंटिन्यू होगा। आज एक पड़ाव था जिसको हमने पा लिया, कल शायद शॉर्ट कवरिंग का दिन भी हो सकता है अगर सुबह हमको ग्लोबल मार्केट के संकेत ठीक मिल गए थे। अब जरा आज के हीरो जीरो देख लेते हैं। आज तो खैर हीरो की झड़ी सी लगी होगी। सिर्फ मेटल और बैंकिंग में जाएंगे ना तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। फ्यूचर लाइट अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है, इसलिए आज की क्लोजिंग से मैं कह रही थी कि अगर 1992 के ऊपर मिल रही है हमको तो एक अच्छा साइन हो सकता है। कल एक बार और हम उसको देखना होगा, भले आप बीटीएसटी करके ना जाए ना, चल जाएगा काम। वीआईपी इंडस्ट्रीज 16% ऊपर है। आज इंडिया बुल्स वेंचर के अंदर करीब 6-6.5% के। खैर इंडिया बुल्स के और शेयर भी चले, हाउसिंग वाला, रियल एस्टेट वाला, दोनों सेगमेंट वो भी चले इनके। हीरो में एक टिन प्लेट है। कल भी हमने देखा टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक, टिन प्लेट, ये तीनों शेयर्स ना आजकल क्लब हो गए हैं। ये इकट्ठे ही चलते हैं। आप एक शेयर को देखेंगे ना, दूसरा शेयर आपको ऑटोमेटिकली देखेगा, आपको दिख जाएगा उसमें मोमेंटम। तो इसलिए इन तीनों शेयर्स को इकट्ठे देख भी लिया कीजिए, मिस हो जाए तो दूसरा पकड़ लीजिए। इसके अलावा आप देखिए कुछ एक जो पॉलिसी के जोश में आज बैंक चले, उसमें सभी सरकारी बैंकों को आप जोड़ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 6%, बैंक ऑफ इंडिया 7%, कैनरा बैंक 9% ऊपर आज जाके बंद हो रहा है। और ये एक ही दिन में ऐसा लग रहा है कि शायद बैंकों में कोई तकलीफ ही नहीं है। कल फिर से देखना होगा कि ये इतनी तेजी वाला जो मोमेंटम इन्होंने आज बनाया है ये कल भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस पूरा हफ्ता उन्होंने मेंटेन रखा है इस अपनी बढ़त को। 260 का हो गया। अब वापस से एसबीआई जो 2 दिन पहले 250 के भी नीचे था। आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट ने भी अपने अपने हिसाब से 5% अपना योगदान दे दिया। आरबीआई पॉलिसी की वजह से ये सरकारी बैंकों का खेमा और कुछ निजी बैंकों का खेमा वो आपके सामने चल रहा है। कर्नाटका बैंक जैसे जिसमें थोड़ी दिक्कत चल रही है, पता नहीं क्यों नहीं ऊपर आ रहा, इसके मैनेजमेंट से हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, खैर उस समय जवाब नहीं आया, लेकिन ये शेयर आज 3% ऊपर आ चुका है। बंधन बैंक भी आज बंधन खोलते हुए 5% ऊपर है। अब देखते हैं फाइनेंशियल शेयर्स भी हाल। एल&टी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन सबको ग्रोथ मिली है। ये तब से चलना शुरू हुए थे जब मॉनसून की बात आई थी। आज जब आरबीआई की खबर आई है उसके बाद से थोड़ी और गति में आ गई है। तो ये NBFCs वाला खेमा ठीक है, आज इनका मूव बनता भी था जो इन्होंने दिखाया भी। तो फाइनेंशियल शेयर्स भी आज चले हैं। ये ज़्यादातर ऑटो फाइनेंसिंग और हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं जो कि लीडरशिप ले रहे हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग के शेयर थोड़ा पीछे हैं। मेटल के शेयर ट्रेड वॉर से आजकल चल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक NCLT ट्रेड वॉर में कोई भी खबर आ जाए ना, आप मेटल पे कैलकुलेशन बहुत आसानी से बिठा सकते हैं। जैसे कल आया था तो कल सबसे तेज मेटल टूट रहे थे, आज सबसे तेज पुल बैक मेटल में ही आया। हिंडाल्को, वेदांता, सेल, टाटा स्टील, ये लो बीटा शेयर हैं लेकिन हाई बीटा हो गए हैं ड्यू टू ट्रेड वॉर। थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी ऐसी की खबर आए तो आप इसमें बिना किसी से पूछे राय लिए अपना दिमाग लगा के अपनी कॉमन सेंस से भी आजकल चल सकते हैं। बहुत क्लियरली ये रिएक्शन देते हैं। बाजार की आज की क्लोजिंग, कल ऐसा लग रहा था कि बाजार जल्दी क्यों नहीं बंद हो रहा, आज ऐसा लग रहा है बाजार जल्दी बंद क्यों हो गया। 200 पॉइंट की गेन के साथ
325 के आंकड़े को भी पार करके आज सेंसेक्स निफ्टी की क्लोजिंग मिली और सेंसेक्स ने तो आज शतक लगा दिए, 5 शतक इकट्ठे लगाए और आज पीएसयू बैंक का खेमा परसेंटेज है ये 5%, ये इंडेक्स है 5%, एक शेयर नहीं है। बिल्कुल आज खुश तो बहुत होंगे, खुशी है सर। डबल सेंचुरी निफ्टी पर देखने को मिली है, 10,330 का ऑलमोस्ट लेवल यहाँ पर। अच्छा चलिए, क्लोजिंग आज तो अच्छी हुई है। क्या कहेंगे क्लोजिंग पर आज की श्रीकांत? लगता है श्रीकांत से आवाज नहीं आ रही। सिमी, आज की क्लोजिंग ये कन्विक्शन के हिसाब से और लेवल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बताइएगा। डिम्पी, दोनों के हिसाब से अच्छा हुआ है, कन्विक्शन भी है और लेवल तो मैंने पहले भी बताया है कि लेवल्स भी बहुत अच्छा बंद किया है। अगर बहुत मतलब ग्लोबल मार्केट्स में कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है तो मुझे लगता है कि कल का ओपनिंग भी अच्छा ही होना चाहिए। इनफैक्ट दोनों मेजर जो बैरियर है क्रॉस करके ही बंद कर रहा है। बैंक निफ्टी 24,700 के ऊपर बंद कर लिया और निफ्टी 10,300 के ऊपर बंद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कल वापस से एक अच्छा शुरुआत भी देखने को मिलेगा और पूरा दिन मार्केट मेंटेन भी करेगा। अब कल वीकेंड है, मतलब कल का क्लोजिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जहां पे भी खुलता है क्लोजिंग अगर डे हाई के आसपास होता है तो कन्विक्शन नेक्स्ट वीक तक भी कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टिकिंग आ जाए। पर अभी मुझे लगता है कि कल का सेंटिमेंट जितना खराब था आज पूरा रिवर्स हो गया और खुलते ही मार्केट इतना अच्छा गैप से खुला था और एकदम गैप सरेंडर भी नहीं किया, ये सबसे बड़ा बात है। अभी क्रेडिट पॉलिसी के बाद अच्छा बूस्ट मिल गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है। कल का क्लोजिंग देख के फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ठीक है शर्मिला, आपका क्लोजिंग कमेंट आज की मार्केट पे? बहुत ही अच्छी क्लोज मिली है एंड आई थिंक अगर कोई इंटरनेशनली खराब संकेत नहीं आते हैं तो डेफिनेटली विल बिल्ड ऑन इट। और जैसे आपकी चर्चा चल रही थी, आई थिंक दिस इज अ गुड केस फॉर सम शॉर्ट कवरिंग टू कम इन। मुझे लगता है कि निफ्टी 10,400 और देयर अबाउट्स अगर जाता है कल के दिन तो मुझे लगता है कि बहुत पेस पकड़ सकता है शॉर्ट कवरिंग। सो आई थिंक द रियल सॉर्ट ऑफ बुल्स विल कम आउट देन, क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला चालू होगा देन वी विल एक्चुअली सी मोर एक्शन इन द मार्केट। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग ठीक है। इस बीच आशीष केलकर भी मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं बाजार जिस समय चल रहा था उस समय आ नहीं पाया, लेकिन बाजार की क्लोजिंग मिली है तो आप मेरी ये हेल्प कीजिए कि कल बाजार जरा कैसे चलेगा, जरा इसके बारे में एनालिसिस करके मेरे को बताइए। आज की क्लोजिंग का डाटा और इस बेसिस पर क्या बैंकिंग में कल भी ट्रस्ट रख के कुछ बाय किया जा सकता है या फिर लेट हो गए? ओके, आज की क्लोजिंग के बारे में अगर कहा जाए तो कल बुल्स एकदम जीरो पे आउट होकर बहुत उनकी धुलाई होती है और आज बुल्स ने पूरी तरह से उसका ये ले लिया है। और आज निफ्टी में तो हमने जैसा आपने कहा कि 200 के पॉइंट्स के साथ निफ्टी को ऊपर आते हुए हमने देखा है। तो ये जो लेवल्स आज जिस पे हम क्लोज हुए हैं, मैं मानता हूं कि एक पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। कल बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा अगर कुछ एक्सटर्नल न्यूज फैक्टर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कल बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। निफ्टी की बात करें तो 10,380 10,400 के लेवल हम निफ्टी में आते हुए देख पाएंगे, तो कल बुलिश रुझान ही होना चाहिए। ओपनिंग के वक्त एक बार वापस यहाँ पे रिव्यू लेना जरूरी रहेगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच शुक्रिया मिस्टर केलकर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ अब मिस्टर पीके गुप्ता जुड़े हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनसे बात करते हैं। मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। पॉलिसी तो खैर इट स्टेड ऑन कोर्स एज एक्सपेक्टेड। अच्छी चीज़ ये थी या फिर रिलीफ, कम से कम मार्केट को तो ये लगा कि जो स्टांस था उसमें भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है, इट्स न्यूट्रल एज ऑफ नाउ। ना ही इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन में कोई बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अलार्म जो साउंड हुए हैं दे आर द यूजुअल्स वन, चाहे क्रूड हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कंसर्न्स हो, इन्हीं चीज़ों को लेकर। तो आपका की टेक अवे क्या रहा इस पॉलिसी से? देखिए, ऐसे ही मार्केट ने तो कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था चेंज एक्चुअली, ओके, और पॉलिसी रेट्स तो सेम रहने थे, सो दिस वाज एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था।
ऑन द इन्फ्लेशन एक्चुअली चाहे मार्केट में कुछ कंसर्न थे, लेकिन हमारे जो इंटरनल कैलकुलेशन थी बैंक की उसके हिसाब से 5.1 to 5.6 जो पहले आरबीआई ने फर्स्ट हाफ के लिए अपने एस्टीमेट दिया था वो हमें लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा है, उसमें डाउनवर्ड रिवीजन हो सकती है। तो अभी आपको जैसे मालूम है आरबीआई ने वो 4.7 से 5.1 पे रिवाइज किया है, तो 0.5% डाउनवर्ड मूव जो है वो बहुत बड़ा मूव होता है, तो जिसकी वजह से मार्केट ट्रैक कर रही है। और जो दूसरी बड़ी चेंज आरबीआई ने की है कि उनका जो नेक्स्ट ईयर का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था वो 7.2% था, उसको उन्होंने रिवाइज करके अभी 7.4% कर दिया। तो इससे जो लग रहा है कि टोटल इकोनॉमी में जो ग्रोथ वापस आ रही है, इन्फ्लेशन कम रहने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो जिसकी वजह से जो है मार्केट ने बहुत इसको पॉजिटिवली लिया है। आपने देखा होगा कि 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो 730 से कम होकर 720 आ गई है, तो जिसकी वजह से बैंक को जो MTM लॉसेस का जो इशू था आई थिंक वो भी बहुत हद तक जो है इसकी वजह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक जो आरबीआई ने पॉलिसी आज अनाउंस की है वो बहुत बैलेंस्ड पॉलिसी है और बहुत अच्छी पॉलिसी है, और जिसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर आएगा। ठीक है मिस्टर गुप्ता, वैसे अब पूरी पॉलिसी हमने देखी और जितना हम एनालिसिस कर पा रहे हैं शायद हमको ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि शायद अब आने वाले दिनों में ब्याज दरें जल्दी नहीं बढ़ेंगी। दिवाली तक की कैलकुलेशन तो मान के चल रहे हैं, रिपोर्ट भी आ चुका है स्काईमेट की, आरबीआई ने भी बोल दिया शायद दरें नहीं बढ़ेंगी। हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं गुप्ता जी कि नहीं बढ़ने वाली है दरें, दिवाली तक नहीं बढ़ेंगी कोई दरें? बिल्कुल डेफिनेटली यही लग रहा है। आई थिंक पहले भी जो हमारा एस्टीमेट था उसके लग रहा था कि हमको अगस्त तक नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अभी तो ये लगता है कि अगस्त या अक्टूबर दिसंबर तक शायद नहीं बढ़े। अब बहुत देर तक जो है हम इंटरेस्ट रेट्स को इंडिया में आई थिंक स्टेबल ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी नहीं एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है सर, गवर्नेंस को लेकर इस बार हम सोच रहे थे कि आरबीआई गवर्नर कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला तो है नहीं। क्या आपसे एक अलग से कोई बैठक होगी क्या इस गवर्नेंस के मामले को लेकर? क्योंकि अभी तक हम स्टांस देखना चाहते थे कि वो घोटालों पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कैसे बात रखेंगे, इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस पे आपका रिएक्शन चाहिए सर। आई थिंक उसको लेके उसके लिए कभी भी बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस करना है प्रोबेबली इज द राइट फोरम। आई डोंट थिंक कि मॉनेटरी पॉलिसी को और गवर्नेंस के इश्यूज को लिंक करना चाहिए। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ वो अपना जो है वो दूसरा स्टेटमेंट भी इशू करते हैं, जिसमें जो दूसरे जो चेंजेस अनाउंस करते हैं डेवलपमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसीज, उसमें भी आपने देखा होगा आज काफ़ी सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं। उसमें भी जो एक बहुत बड़ा चेंज आज आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो लोन्स वर्किंग कैपिटल लोन्स बैंक सैंक्शन करते थे उसमें जो है दे विल स्टिपुलेट ए परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन्स। तो आई थिंक उससे भी बैंक्स को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि कैश क्रेडिट लिमिट्स बहुत बार अनयूटिलाइज रहती थी, बैंक्स कमिटमेंट फी चार्ज नहीं कर पाते थे। तो अभी जो है दे विल बी कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स कि वो जो उनका जो कैश क्रेडिट लिमिट है उसको ड्रॉ करें और उसको यूज भी करें। सर एक चीज बताइए, उससे बैंक को जो है वो लिक्विडिटी अपना मैनेज करने में भी बहुत आसानी होगी। बिल्कुल सर, हाल ही में एसबीआई ने बेस रेट में थोड़ी बढ़ोतरी की भी थी। नाउ यू नो इट्स अ डिफरेंट इशू, शायद आरबीआई की तरफ से तुरंत ब्याज की दरों में बढ़ोतरी ना भी हो, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ये सिग्नल आरबीआई की तरफ से आए ही। बैंक्स खुद भी कई बार ये करते हैं। आपको लगता है लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ फंड्स राइट नाउ, लुकिंग एट द क्रेडिट ऑफ टेक सिनेरियो, कि बैंक्स की तरफ से या फिर इवन फॉर एसबीआई इन द नियर फ्यूचर या फिर अगले मे बी 3-4 महीनों में बेस रेट और बढ़ाने की संभावना है, ब्याज की दर और बढ़ने की संभावना है? नहीं, आप देखिए लास्ट 3-4 महीने में पॉलिसी रेट्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ था। Exactly. लेकिन बैंक की डिपॉजिट्स की दरें भी बढ़ी हैं और बैंक की लैंडिंग के रेट्स भी बढ़े हैं। जो बैंक्स के रेट के ऊपर है उसमें लिक्विडिटी का काफ़ी बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। पॉलिसी रेट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन लिक्विडिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हुआ था, कुछ बैंकों ने अपने रेट बढ़ाए, तो उसके चलते बैंक को भी रेट अपने बढ़ाने पड़े। जो बेस रेट है उसकी कैलकुलेशन वो डिपेंड करती है हमारे डिपॉजिट रेट्स क्या हैं। अभी वैसे बहुत कम मार्जिनल 5 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप ये देखें कि फर्स्ट जनवरी को हमने 30 बेसिस पॉइंट से बेस रेट को एक्चुअली कम किया था, तो जिसमें से अभी 5 बेसिस पॉइंट्स का रिवर्सल हुआ है, वो भी हमारे डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने की वजह से।
लेकिन अभी जो हमें लग रहा है कि रेट्स करंट रेट्स के अराउंड स्टेबल रहेंगे बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जनरली फर्स्ट हाफ में लिक्विडिटी कंफर्टेबल रहता है। मेरे को नहीं लगता कि पॉलिसी रेट्स में चेंज नहीं होने से और लिक्विडिटी पोजीशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने से बैंक्स को अपने रेट्स में चेंज करने की ज़रूरत होगी। ठीक है मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया आज इस पॉलिसी पर अपना समय देने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमको समझाया कि आखिरकार इस पॉलिसी के मायने क्या हैं और कितना बड़ा बदलाव हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। मीर, आपका भी शुक्रिया आज आप साथ में रहे पॉलिसी को लेकर। अब मेरे साथ पवन कुमार बजाज हैं जो कि MD एंड CEO हैं यूनाइटेड बैंक के। मिस्टर बजाज, शुक्रिया, आपने भी आज समय दिया हमको। आप इस पॉलिसी से क्या आपने समझ में आया कि जो सबसे बेहतर बात आपको इस पॉलिसी में लगी? वैसे तो हम ओवरऑल तो ये कह रहे हैं कि हाँ, पॉलिसी जो मार्केट ने सोचा था, जो एनालिस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक वैसी आई है, चाहे वो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर हो, मॉनसून के फ्रंट पर हो, कच्चे तेल के फ्रंट पर हो। लेकिन सबसे यूनिक चीज आपको क्या लगी जो इस पॉलिसी में आपको दिखी? जैसे मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये पॉलिसी थोड़ी पिछली पॉलिसी के अलावा स्टांस तो न्यूट्रल रहेगा बट कॉशियस रहेगी। बट अभी आपने पॉलिसी में देखा कि इन्फ्लेशन टारगेट भी फर्स्ट हाफ के लिए 40 बेसिस पॉइंट से नीचे कर दिया है, स्टांस भी न्यूट्रल रखा है, और आपका GDP ग्रोथ भी 7.2 से करके 7.4 कर दी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये सब बेसिकली देखा जाए तो बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी है RBI की, कि जैसे अगर पहले जैसे इंटरेस्ट जा रहे थे और जो 10 इयर्स यील्ड टच कर गई थी 7.70 नई जो यील्ड थी, वो अब 50 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गई है। तो अभी कोई भी इमिनेंट नहीं लग रहा कि इस साल में कोई फर्दर हाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा रेपो में, और ये रेट काफ़ी देर तक स्टेबल रहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ओनली अब अगले फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही लगता है कि कुछ तब तक और भी डेटा आएंगे तो उससे पता चलेगा कि कब बढ़ाए जाते हैं। जो नेगेटिव फैक्टर जो मार्केट में चल रहा था कि जैसे ऑयल प्राइसेस बीच में 70 बैरल टच कर गए थे, और प्लस ये जो ट्रेड वार US और चाइना में चल रही है कि उससे कुछ इम्पेक्ट आएगा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हैं। बट ओवरऑल जैसा कि अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाया गया तो उससे लग रहा था कि इन्फ्लेशन कुछ बढ़ेगी, बट अभी तो RBI ये देख रहा है कि इन्फ्लेशन कम आएगी और रेट नियर में अभी बढ़ने का कोई चांस नहीं लग रहा है। दैट इज़ ए मीन्स अच्छा स्टेप है इंडस्ट्री के लिए और पर्टिकुलरली MSME यूनिट्स के लिए और अदर रिटेल्स क्रेडिट के लिए। इससे एक तो क्रेडिट डिमांड में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है क्योंकि रेट ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सब अच्छा है। ठीक है मिस्टर बजाज, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले हम क्या करते हैं ना, कासा डिपॉजिट्स, ये सब डिपॉजिट्स के साथ साथ में क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात करते थे। ये ट्रेंड थोड़ा बदल गया। अब आजकल हम डिपॉजिट्स की तो बात ही नहीं करते, सीधा बात ये करते हैं कि बैंकिंग डिवीजन आजकल 2 हिस्सों में बट गया। पहला, एक तो NCLT के अंदर इन्वेस्टर से कितना पैसा आएगा उनके पास, उनके मैटर्स कितने लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर और कितना हेयर कट ले रहे हैं वो, पहली बात। और दूसरा, ये क्रेडिट ग्रोथ को लेकर है। NCLT को लेकर तो ठीक है, सरकार ने नोडल एजेंसी बना दी, आपने केसेस भेजना शुरू कर दिए, पैसा आपके पास कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ ना से कुछ तो आ ही जाएगा। क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगी सर? RBI ने सिर्फ एक 1 लाइन सजेशन दी है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो ठीक है, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ये ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ? क्रेडिट ग्रोथ जैसे अभी GDP ग्रोथ का एस्टिमेट हायर साइड कर रहे हैं 7.40, तो इससे डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट की फर्दर डिमांड आएगी जो कि अनुमान है, और रेट अभी स्टेबलाइज हैं। और अगर ये जो बिकॉज आजकल कुछ भी अगर क्रेडिट ग्रोथ, न्यू इन्वेस्टमेंट सब डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिनेरियो कैसे चल रहा है। अभी फॉर टाइम बीइंग देयर इज ए ट्रेड वार बिटवीन US एंड चाइना, हो सकता है कि उस पीरियड में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आए, और साथ में US के रेट अभी 2 बार और बढ़ने के चांस है इस साल में, तो डेफिनेटली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उधर शिफ्ट हो सकती है। बट ओवरऑल जो भी मार्केट में पूरा रुख देख के लगता है कि NCLT केसेस का अभी इस करंट क्वार्टर में 4-5 केसेस में काफ़ी अच्छा सोल्यूशन आ जाएगा, तो उससे बैंकों की NPA लेवल कम होगा, तो बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे।
तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मीन्स क्रेडिट ग्रोथ के दिन अच्छे हैं। ठीक है सर, एक छोटी सी चीज़ आपसे और समझनी है, लिक्विडिटी की पोजीशंस तो ठीक है ना मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी क्रंच या कहीं सरप्लस लिक्विडिटी तो आपको नहीं दिख रही है? अभी उतना जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो लिक्विडिटी सरप्लस थी वो हालत तो नहीं है। अभी भी मार्केट कल की जो स्थिति थी 63,000 करोड़ के आसपास सरप्लस है। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब क्रेडिट ग्रोथ होगी और बैंक्स इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में कॉरपोरेट बेसिकली मीन्स इंस्टेड ऑफ क्रेडिट वो जा रहे हैं बॉन्ड इशुएंस की तरफ। तो अभी जो ये रेट अभी मार्केट में चल रहा है 50 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूवमेंट हुई है G-Sec यील्ड, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ मीन्स बॉन्ड मार्केट एज वेल एज क्रेडिट मार्केट में दोनों तरफ ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ठीक है और सर, आरबीआई के ने हिसाब से मेकल मार्केट स्टेबल है, अभी कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं। ठीक है, स्टेबिलिटी अच्छा है, लिक्विडिटी स्टेबल रहे ना तो ये बैंकर्स के लिए भी ठीक है और हम सब लोगों के लिए भी ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी का थोड़ा भी सरप्लस या फिर क्रंच हो जाने से ना पूरा सिस्टम कई बार हिल जाता है, क्योंकि बैंकिंग ओवरऑल लिक्विडिटी पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड हो जाता है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ और समझनी थी आपसे, ये आरबीआई ने तो अपना स्टांस रख दिया कि उसने रेपो रिवर्स रेपो में कोई चेंज नहीं किया, बाकायदा बेस रेट भी वही रखा है। आप अपने आप से कोई फैसला ले सकते हैं क्या कि ठीक है हमको थोड़ा क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाना है तो हम किसी प्रोडक्ट के अंदर 0.25% का दे देते हैं रिलीफ, या हमको थोड़ा डिपॉजिट बढ़ाना है तो हम थोड़ा डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं? ऐसा कुछ अगले 6 महीने में 1 साल में आएगा? हालांकि मेरे को मालूम है इसके लिए एक बैठक होती है आपकी, लेकिन फिर भी आपकी मैं थोड़ा सेंस समझना चाहता था। बेसिकली जो भी रेट कम करना ज़्यादा करना एक तो निर्भर करता है कि रेपो रेट क्या चल रहा है। जब अभी हमें मालूम है कि नेक्स्ट 6 से 9 महीनों में मीन्स नेक्स्ट 3 क्वार्टर में रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो मुझे लगता है जो स्टेटस को बना हुआ है अभी पीछे, जैसे कई बैंक्स ने अपने MCLR रेट में कुछ चेंज किया, और ये जो चेंज होता है डिपेंड करता है कि आपके जो डिपॉजिट रेट आप क्या दे रहे हैं। अगर उसमें कोई अभी चेंजेस नहीं आते और कोई ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि रेट ऊपर जाएंगे। और ठीक है, कुछ हो सकता है कि जिन बैंकों ने पीछे बढ़ाए थे और ये चीज़ मंथली रिव्यू होती है तो कम भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, आपने खुल के सारी बात रखी है। शुक्रिया आज पॉलिसी वाले दिन, आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। और फिलहाल आज की मार्केट की क्लोजिंग भी ठीक है, आज की क्लोजिंग नो डाउट बैंकिंग स्टॉक्स के नाम पे और साथ ही साथ मेटल्स के नाम पे रही है।